प्रिय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वोल्केनो के बारे में, उसका निर्माण कैसे होता है और वो कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन सब की जानकारी लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं भारत आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। आज का जो हमारा सेशन है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की हमारी ऑलरेडी 7 वीडियो आ चुकी है और ये 8वें नंबर की वीडियो है। इस 8वें नंबर की वीडियो कक्षा में जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्केनिज्म, या इसको वोल्केनिसिटी कह सकते हैं, ज्वालामुखीयता इसको कहते हैं। अब ज्वालामुखीयता क्या होती है, इस चीज़ को हमें इस पूरी की पूरी वीडियो क्लास में हमारा उद्देश्य है कि इसको समझने का। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वालामुखीयता, तो ज्वालामुखीयता में तो बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। जैसे पहला पार्ट होगा, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि वोल्केनोज क्या है, हम समझते हैं व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वोल्केनोज या वोल्केनो, जिसको हम ज्वालामुखी कह देंगे। पहले तो हमें ज्वालामुखी की एक छोटी सी परिभाषा पता होना चाहिए, एक अर्थ पता होना चाहिए। उसके बाद में फिर हम देखेंगे ज्वालामुखी के टाइप्स कितने होते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं। फिर हम देखेंगे कि लैंडफॉर्म्स जो जो बनती है ज्वालामुखी से, इसको स्थलाकृतियाँ बोल देते हैं। स्थलाकृतियाँ यानी कि स्थल पर, सरफेस पर बनने वाली आकृतियाँ जो जो होंगी, जो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बनती है, उसको देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे ज्वालामुखियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स। तो ये 4 प्रमुख टॉपिक्स होंगे। इसमें आपको पता है कि टाइप्स में भी बहुत सारे टाइप्स आएंगे, कि एक तो देखते हैं कि किस बेसिस पर हम उसके टाइप को क्लासीफाई कर रहे हैं। जैसे कि एक तो इरप्शन के बेस पे होता है कि कैसी इरप्शन हो रही है, विस्फोटक टाइप की यानी कि एक्सप्लोजिव हो रही है, या शांत प्रकार की फिशर टाइप हो रही है। उसके अलावा दूसरा टाइप है कि हम देखते हैं पीरियड ऑफ इरप्शन पर, यानी कि उद्गार का जो समय होता है कि कब उद्गार हुआ है, कब इरप्शन हुआ, कब नहीं हुआ। तो एक्टिव होते हैं, डोरमेंट होते हैं और एक्सटिंक्ट होते हैं, निष्क्रिय, सक्रिय, वो सभी के सभी यहाँ पर समझेंगे हम। लैंडफॉर्म्स बहुत सारी हैं, सिंडर कोन्स वगैरह जो बनते हैं, बहुत सारे कोन्स बनते हैं, बहुत सारे प्लेटूज भी बनते हैं, उनको हम देखेंगे। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन हम 3 बेस पर देखेंगे। अगर आपने ये वीडियो देखी है हमारी इससे पहले प्लेट टेक्टोनिक्स की, तो ये वीडियो समझ पाना बहुत आसान होगा आपके लिए। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपको ये वीडियो तभी बेहतर समझ में आएगी जब आप इससे पहली जो चैनल पर वीडियो आई हुई है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, जब आप उसको एक बार देख लोगे। तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में हम 3 जो है प्रोमिनेंट जो इसके क्षेत्र हैं उनको हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे एक तो मिड अटलांटिक रिज वाला क्षेत्र हो गया, मध्य अटलांटिक पेटी जिसको कह देते हैं, एक परिप्रशांत मेखला सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, और लास्ट है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट यानी कि मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो वहाँ पर कितने ज्वालामुखी आते हैं, कैसे आते हैं, पूरा का पूरा वर्ल्ड का एक मैप बनाएंगे, और उस मैप के माध्यम से आप लोग समझ पाओगे कि कौन कौन से प्रमुख जो ज्वालामुखी है वो किस किस जगह पर है। आपने इस वीडियो की थंबनेल में भी देख लिया होगा कि कैसे हमने एक मैप के माध्यम से उन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है कि और मैं प्रयास आप लोगों को ये भी करना है साथ में कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि वोल्केनो क्या होता है। वोल्केनो के लिए कोई स्पेशल कोई ऐसा शब्द नहीं है, आपको पता है, जैसे नाम से इसकी इंडिकेशन मिल रहा है ज्वालामुखी, यानी कि ज्वाला का मतलब है आपको पता है कि फायर, और जो मुखी है उसका मतलब क्या है, मुख, यानी कि माउथ की बात हो रही है। तो ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ पर लगातार जिसके मुख से आग निकल रही हो। अब ये मुख कौन सा है, ये मुख है अर्थ का। इसका मतलब किससे है, अर्थ का जो सरफेस है जिसको हम धरातल कह देंगे, यानी कि अर्थ के सरफेस पर आपको बाहर कहीं ना कहीं आग निकलती हुई दिखाई पड़ रही होगी। और ये जो फायर होगी, ये फायर किसके कारण होती है, लावा के कारण। ये लावा क्या होता है, ये इसको हम बोल सकते हैं मोल्टेन रॉक मटेरियल, यानी कि जो पिघली हुई अवस्था में चट्टानें होती हैं उनको हम लावा कह देते हैं। लावा को ही हम दूसरी फॉर्म में मैग्मा कह देते हैं। अब ये मैग्मा क्यों कहते हैं, इसको लावा क्यों कहते हैं, उसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो वोल्केनो का सिंपल सा मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पर आपको फायर दिखाई पड़ रही है, और वो जो फायर है वो निकल रही है कहाँ से, अर्थ के सरफेस से निकल रही है, लावा की फॉर्म में निकल रही है। और ये जो लावा होता है ये मोल्टन रॉक मटेरियल होता है, उसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो टर्म है यहाँ पर वो है मैग्मा या लावा। ये मैग्मा और लावा क्या होता है, अब इसको समझ लेते हैं। आपको जैसे हमने पहली अपनी फिगर में पहले एक चीज़ पढ़ी थी, और इस टाइप का फिगर बनाते हैं सिस्मोलॉजी वाली वीडियो में, अगर आपने देखी हो वो वाली वीडियो तो आप एक बार उसको जरूर देखना। आपको पता है कि ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट का हिस्सा होता है, ये क्रस्ट है, इसके नीचे वाला हिस्सा ये मेंटल का होता है, और फिर ये कोर है, ये आउटर कोर है बाहर वाली, और ये इनर कोर है, आंतरिक कोर है ये वाली। तो मेंटल के बीच में ही एक जगह पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ऐसे इंडिकेट कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो वहाँ पर पूरा डिटेल में इसको बताया गया है। एस्थेनो जो शब्द है वो इंडिकेट करता है दुर्बल को। दुर्बल मतलब वीक की बात हो रही है, कमज़ोर की बात हो रही है।
तो दुर्बल मंडल कह देते हैं इसको। ये दुर्बल मंडल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो रॉक्स होती हैं, जो रॉक्स है, चट्टान है, जो पृथ्वी की आंतरिक परतों में, ये कहाँ पर मिला? पृथ्वी के इंटीरियर की बात हो रही है। तो जो रॉक्स होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण वो सभी की सभी किस अवस्था में होती है? मोल्टन अवस्था में होती है। मोल्टन का मतलब पिघली हुई अवस्था में। और जो ये पिघली हुई अवस्था में होती है इसी को हम क्या बोल देते हैं? मैग्मा। अभी हमने पीछे भी पढ़ा, इसको क्या बोल देते हैं? मैग्मा कह देते हैं इसको। तो मैग्मा का जो सोर्स है, अगर हम बात करें मैग्मा का जो सोर्स होगा, वो सोर्स कौन सा है? वो सोर्स है, स्रोत जिसको बोल देंगे हिंदी में, ये स्रोत है एस्थेनोस्फीयर। और एस्थेनोस्फीयर किसका पार्ट है? ये पार्ट है मेंटल का। तो आपने यहाँ पर ये भी समझा होगा कि मेंटल शब्द लिखा हुआ जैसे, उसी प्रकार से मैग्मा, यानी कि मैग्मा कहाँ पर मिलेगा? मैग्मा का स्रोत कहाँ पर है? मेंटल में। और मेंटल में किस जगह? एस्थेनोस्फीयर में है। दूसरी एक कॉमन बात और है जो सिस्मोलॉजी की वीडियो में हमने देखा था कि जब हम पृथ्वी में सेंटर की ओर बढ़ते हैं, ये क्या है? पृथ्वी का केंद्र है यहाँ पर। तो जब हम धरातल से, सरफेस से सेंटर की ओर बढ़ते हैं तो लगातार डेंसिटी में इंक्रीज होता है, डेंसिटी या घनत्व लगातार बढ़ता है। जैसे मैंने कॉमन आपको बताया था कि ऊपर का जो रहता है वो 2.2 से लेकर के 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लगभग इतना जो इसका क्या रहता है? डेंसिटी रहती है। फिर जब हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर 5.7 प्लस हो जाएगा लगभग मेंटल में जाकर के। और कोर में यहाँ पर सेंटर तक पहुँचते पहुँचते ये 11.9 से भी ज़्यादा हो जाता है। तो आपको पता है कि डेंसिटी लगातार नीचे की बढ़ रही है। आपको साथ में ये भी पता है कि अगर आप लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे रिलेटिव डेंसिटी का, ये फॉर्मूला इसको हम बोल देते हैं आपेक्षिक घनत्व। इसको क्या बोल देते हैं? सापेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक घनत्व एक ही बात है। इसको हम कह देते हैं आपेक्षिक घनत्व का मतलब है कि जो जिसका डेंसिटी होगी ज़्यादा, किसी भी पदार्थ की डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो जो कम डेंसिटी वाला होगा वो उसके ऊपर क्या करता है? फ्लोट करता है, उसके ऊपर तैरता है। जैसे मैं सिंपल आपको बताऊं, अगर एक लकड़ी का गुटका पानी के ऊपर डाल दिया जाए तो ये लकड़ी का गुटका यहाँ पर तैरेगा, क्योंकि पानी की अपेक्षा लकड़ी के जो गुटका है, ये ब्लॉक है, इसका घनत्व या डेंसिटी क्या है? कम है। जबकि अगर इसी की जगह पर यहाँ पर कोई लोहे का ब्लॉक है तो लोहे के ब्लॉक की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जबकि यहाँ पर पानी की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। इसलिए ये क्या कर जाएगा? ये डूब जाएगा, इसमें सिंक कर जाएगा, सिंक डाउन हो जाएगा जो लोहे का ब्लॉक होगा। तो ये बेसिक बात आपको अगर डेंसिटी के बारे में पता चल गई है तो हमें इसमें अब आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों अब बात करते हैं मैग्मा के निर्माण की, कि मैग्मा का निर्माण कैसे हो रहा है। जैसे आपको पता है कि ऊपर वाला हिस्सा ये क्रस्ट का हिस्सा है, यहाँ पर इसको हम क्रस्ट बोल देते हैं। क्रस्ट के ठीक नीचे मेंटल है, और मेंटल में आपको पता है कि क्या है यहाँ पर? ये इसको हम कह देते हैं एस्थेनोस्फीयर। अभी हमने पढ़ा भी है इसको, एस्थेनोस्फीयर होता है जिसको दुर्बल मंडल भी कह देते हैं हम। अब क्रस्ट का जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर, अगर इसकी बात करें जाए तो आपको पता है कि नीचे तो यहाँ पर क्या है? ये पार्शली किस में है? लिक्विड कंडीशन में है। लिक्विड का मतलब कि आंशिक रूप से गलित अवस्था में है, आंशिक रूप से गलित अवस्था में। इसको हम बोल देंगे पार्शली इन लिक्विड स्टेट, ये वाला पोर्शन है, क्योंकि यहाँ का तापमान क्या है? यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इस वाले जगह का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, जबकि ऊपर का टेम्परेचर अगर देखें तो रिलेटिवली कम है। किससे? एस्थेनोस्फीयर से। तो जो ये वाली रॉक मटेरियल होती हैं, ये वाली यहाँ पर, तो इनके बीच में कॉन्टैक्ट होगा, संपर्क हो जाता है। और इस संपर्क के कारण क्या होगा कि इसका भी जो क्रस्ट का ये वाला ऊपर वाली जो चट्टानें हैं, ये इनका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी क्या हो जाएंगी? ये भी स्टार्ट कर देंगे क्या? ये हो जाएंगी पिघलना, पिघलना शुरू कर देंगे यहाँ पर। तो जैसे ये पिघलना शुरू करेगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पर जो क्रस्ट का एरिया है, तो पिघल करके ये कहाँ पर जाएगा? इसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात और बताई है कि ऊपर की डेंसिटी कम है जबकि नीचे की डेंसिटी ज़्यादा है। तो जैसे ही ये वाला इसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये मैग्मा ऊपर की ओर फ्लोट करने का प्रयास करेगा, और जैसे ही ये यहाँ से ऊपर की ओर भागने का प्रयास करेगा तो यहाँ पर जो रॉक्स है दूसरे की, जो क्रस्टल रॉक्स है दूसरे वाले, उनके साथ में फ्रिक्शन इंड्यूस होगा। फ्रिक्शन मतलब घर्षण पैदा होगा। तो जब ये घर्षण होगा साथ साथ में नीचे से स्ट्राइक भी करेगा, नीचे से टक्कर लगाएगा ऊपर की ओर। तो इसी टक्कर की वजह से और इस फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक्स भी पैदा हो जाते हैं, जिसको भूकंप कह देते हैं हम। तो भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है यहाँ पर इस प्रकार से, जब ये ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास करेगा। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो ऊपर वाला पोर्शन है ये, जब ये पिघल जाता है यहाँ पर, जो ये वाला हिस्सा है क्रस्ट का, जब ये एस्थेनोस्फीयर के कॉन्टैक्ट में आकर के पिघल जाएगा तो साथ ही साथ में बहुत सारी गैसेज भी इंड्यूस होगी, और इन्हीं गैसेज के कारण प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा। तो प्रेशर यानी कि दाब जो होगा, दाब की उत्पत्ति होगी। तो इसी दाब के कारण ये जो मैग्मा है, मैग्मा यहाँ से ऊपर की ओर भागने का प्रयास करेगा। जो कन्वेक्शनल
करंट्स के रूप में, इसको बोल देंगे हम संवहनीय तरंगों के रूप में ये मैग्मा यहाँ से ऊपर भागने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर तो ये मैग्मा बना, आपको सभी को पता है, हमने अभी थोड़ा डिस्कस किया, मैग्मा बना, लेकिन ऊपर जा करके ये इरप्ट हो जाएगा बाहर की ओर, ये बाहर की ओर निकलना प्रारंभ कर देगा। तो जो यहाँ पर ये इरप्शन हुआ, ये इरप्शन किसका हुआ? मैग्मा का इरप्शन हुआ। इरप्शन मतलब उद्भेदन कह सकते हैं, उद्भेदन मतलब नीचे से ऊपर की ओर आना। तो उद्भेदन हुआ यहाँ से किसका? मैग्मा का। जब ये मैग्मा यहाँ पर सरफेस पर, ऊपर क्या है, ये सरफेस है यहाँ पर, यानी कि धरातल है। जब धरातल पर आपको मैग्मा दिखाई देगा तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? लावा। तो मैग्मा कुछ और नहीं है, मैग्मा क्या है? लावा ही है। लेकिन लावा आपको दिखाई देगा अर्थ के एक्सटीरियर पर, और ये आपको दिखाई पड़ेगा कहाँ पर? इंटीरियर पर। दिखाई पड़ने का मतलब है कि इंटीरियर में जब तक मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों में है, इंटीरियर में है, तो उसको हम मैग्मा कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो आउटर सरफेस पर यहाँ पर दिखाई पड़ता है, कम्स आउट कर जाता है, तो उसी को हम लावा कह देते हैं। अब डियर्स हम बात करते हैं इसके बारे में कि वोल्केनिज्म क्या होता है। जैसे हमें पता चल गया कि भाई वोल्केनो का पता चल गया, हमें मैग्मा का पता चल गया, तो वोल्केनिज्म कुछ और नहीं, एक प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस है, पूरी पूरी प्रक्रिया है जिसमें ज्वालामुखी निकलता है बाहर, बनता है, कैसे बनना है, कैसे लावा बाहर आ रहा है मैग्मा के रूप में, और कैसे जो है वहाँ पर आसपास में कौन कौन सी और घटनाएं घट रही है, उन सभी को ही हम कलेक्टिवली बोल देते हैं वोल्केनिज्म। तो एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? पृथ्वी के सरफेस पे होता है कि पृथ्वी की गहराई में? तो पृथ्वी के इंटीरियर में, यानी कि आंतरिक परतों में हो रहा है। तो आंतरिक परतों में हो रहा है, तो इसलिए इसको बोल देंगे हम एंडोजेनिक प्रोसेस। इसके लिए हिंदी में शब्द होगा अंतर्जात, अंतर्जात प्रक्रिया। तो पहली बात हमें ये पता चले यहाँ पर कि ये एक अंतर्जात प्रक्रिया होती है। दूसरी चीज़ जो है इसकी, हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो मैंने जैसे आपको बताया था कि वोल्केनिज्म कुछ और नहीं, इसमें क्या होता है? इरप्शन होता है। इरप्शन किसका होता है यहाँ पर? मैग्मा का, मैग्मा का। और मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं? लावा कह देते हैं। तो लावा का इरप्शन यानी कि लावा का उद्भेदन हो रहा, लेकिन हो रहा किस जगह पर? ऑन टू द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का जो धरातल है वहाँ पर क्या हो रहा है? लावा का इरप्शन हो रहा है। उसी को हम क्या बोल देते हैं? वोल्केनिज्म बोल देते हैं, या वोल्केनो उसको बोल देते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इसकी वोल्केनिज्म को, अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें, इसका मतलब है कि जहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा, यानी कि मैग्मा का जो निर्माण हो रहा है, उससे लेकर के इरप्शन तक की जो घटना है, इरप्शन मतलब जो उद्भेदन इसको हम कह सकते हैं, या उद्गार भी इसको कह सकते हैं हम। तो मैग्मा के निर्माण से लेकर के उसके उद्गार तक की घटना को सम्मिलित रूप से ज्वालामुखीयता कहा जाता है। जबकि सिर्फ अगर ज्वालामुखी की बात है, इसका मतलब है कि इरप्शन ऑफ मैग्मा ऑन टू द सरफेस ऑफ अर्थ। प्रिय दोस्तों, अब अगर आप लोगों ने पहली वीडियो देखी है प्लेट टेक्टोनिक्स की, तो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी आपको थोड़ा सा और भी आसान बना देगी इन सभी की सभी चीज़ों को, क्योंकि वोल्केनिज्म की उत्पत्ति के लिए प्लेट टेक्टोनिज्म ही मैक्सिमम रूप से रेस्पॉन्सिबल होता है। सबसे ज़्यादा जो रेस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेट टेक्टोनिज्म है। यानी कि जहाँ पर भी प्लेट टेक्टोनिज्म की घटना घट रही है, वहीं पर ही आपको पृथ्वी पर 95% से ज़्यादा जो वोल्केनोस है, जो ज्वालामुखी है, वो वहीं पर ही दिखाई पड़ेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ बार बार कि इसको समझने के लिए आपको एक बार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझना एक बार उसको जरूरी है। अब बात करें अगर वोल्केनिज्म की, तो वोल्केनिज्म को मैंने बताया कि ये एंडोजेनिक प्रोसेस है। साथ ही साथ में अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। अब ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस क्यों है? इसको हम बोलते हैं निर्माणकारी प्रक्रिया, निर्माणकारी प्रक्रिया भी इसको हम कहते हैं। इसको निर्माणकारी प्रक्रिया क्यों कहते हैं? वही बातें आप समझ पाओगे सही से कहाँ पर? प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी में। लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्यों कहते हैं इसको। क्योंकि हमें पता है कि जो मिड अटलांटिक रीजन है, मिड अटलांटिक रीजन में बहुत जो वहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेट में डाइवर्जेंट मूवमेंट है, यानी कि अपसारी संचलन है। और अपसारी संचलन का मतलब होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, तो नीचे से जो मैग्मा होता है वो मैग्मा आकर के यहाँ पर प्लेटों के फॉर्म में लगातार जमता रहता है, जिससे नए क्रस्ट का क्या होता रहता है? निर्माण होता है। न्यू क्रस्ट यहाँ पर फॉर्म करता रहता है। इसलिए ये क्या करता है, और ये क्रस्ट भी किसका है? सी का है, क्योंकि ये जो डाइवर्जेंट मूवमेंट है प्लेट में वो अटलांटिक महासागर में हो रहा है। इसलिए इसको हम कह देते हैं ओशियनिक क्रस्टल फॉर्मेशन। तो इस प्रक्रिया यानी कि ज्वालामुखी की इस परिघटना के कारण ही जो समुद्री क्रस्ट है उसका निर्माण हो रहा है। एक नया जो क्रस्ट है उसका निर्माण होता है, नवीन क्रस्ट का निर्माण होता है। और ये कहाँ पर हो रहा है? ये अटलांटिक महासागर में हो रहा है। इसीलिए इसको हमने क्या कहा कि ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। और साथ ही साथ में जो प्लेट मार्जिन है, यहाँ पर मैग्मा के ठंडा होने के कारण यहाँ पर ये सोलिडिफाई हो जाएगा,
यानी कि ठोस अवस्था में आ जाएगा, जिसकी वजह से ये प्लेट मार्जिन्स भी लगातार बढ़ते चले जाते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको एक बार थ्योरी देखनी चाहिए प्लेट टेक्टोनिक की, जो इससे पहले ही लगभग 7वें नंबर पर वीडियो उसकी आई हुई है, 7वें पे या 6ठे पे आप उसको देख सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम जापान की बात करते हैं, फिलीपींस की बात करते हैं, इंडोनेशिया जैसे देशों की बात करते हैं, तो इनको हम सभी को बोलते हैं वोल्केनिक आइलैंड्स, वोल्केनिक आइलैंड्स। और आपको पता आइलैंड का मतलब है द्वीप, और द्वीप कहाँ पर होगा? ओशन में। यानी कि ओशनिक आइलैंड्स का जो निर्माण में भी प्रमुख भूमिका होती है किसकी? वोल्केनिज्म की। अब इसके उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बने। अपने देश अंडमान निकोबार में भी बहुत सारे, लगभग 324 के आसपास में यहाँ पर आइलैंड्स है, द्वीप है, जिनमें से लगभग 250 से ज़्यादा जो बने हुए हैं वो किसके कारण बने हुए? वोल्केनिज्म के। बाकी के जो हैं वो बने हुए कोरल प्रोसेस के कारण। कोरल मतलब जो कोरल रीफ्स होती हैं या प्रवाल भित्ति होती हैं। प्रवाल भित्ति का टॉपिक अलग है, उसको हम बाद में समझेंगे ओशियानोग्राफी नाम के टॉपिक में, यानी कि समुद्री जो विज्ञान है उसको वहाँ पर देखेंगे। तो इंडोनेशिया है, ये है, फिलीपींस है, इसके अलावा जापान भी है, एक हमारा क्यूरिल आइलैंड है, ये भी पड़ता है कहाँ पर? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन में। इसके अलावा माउंट फ्यूजी आपने अगर सुना हो तो फ्यूजी पर्वत भी वहीं पर पड़ता है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे पोलिनेशिया या ओशेनिया के जितने भी द्वीप बने हुए हैं प्रशांत महासागर में, वो सभी के सभी किस प्रोसेस के कारण बने हुए? वोल्केनिज्म के कारण बने हुए। इसके अलावा इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ 4.54 बिलियन ईयर्स पहले, लगभग 4.54 अरब वर्ष पूर्व जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो पृथ्वी क्या थी? एक आग का गोला थी, और इसीलिए पृथ्वी पर बहुत बार वोल्केनिक इरप्शंस लगातार चलते रहे, यानी कि बहुत बार ज्वालामुखी उद्भेदन होते रहे। इस ज्वालामुखी उद्भेदन में इंपॉर्टेंट गैसेज भी रिलीज होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, बहुत सारी गैसेज यहाँ से निकलती भी रहती है। इन गैसेज के कारण जो निर्माण हुआ वो निर्माण हुआ किसका? एटमॉस्फेयर का। तो एटमॉस्फेयर का जो फॉर्मेशन हुआ स्टार्टिंग में, यानी कि अर्लियर की बात हो रही है, जो हमारा पहले पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण का निर्माण हुआ, उसमें भी वोल्केनिज्म का क्या था? एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है साथ में। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम एक और भी यहाँ पर नोट करेंगे साथ ही साथ में, कि इनिशियली अगर देखा जाए, जैसे भारत में है, भारत में बहुत एक जो डेक्कन प्लेटू है उसको हम लावा प्लेटू कहते हैं, और डेक्कन प्लेटू पर ज़्यादातर जो सोइल्स पाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पर ब्लैक सोइल होती है, रेड सोइल होती है, लाल मिट्टी मृदा या काली मृदा जिसको रेगुर भी बोल देते हैं, उसके अलावा लेटराइट सोइल हुआ करती है। ये सभी जो सोइल है, इनके फॉर्मेशन में, इनके निर्माण में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होता है वोल्केनो का। तो ये क्या काम करता है कि इट का मतलब यहाँ पर वोल्केनो की बात हो रही, इट प्रोवाइड्स पेरेंट मटेरियल, इट प्रोवाइड्स पेरेंट मटेरियल फॉर हाईली प्रोडक्टिव सोइल। यानी कि ये जो है, ये मूल जो मटेरियल्स होते हैं, मूल तत्व होते, मटेरियल्स यानी कि मूल पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ कौन से, किसकी बात हो रही है? जो सोइल में होते हैं। जैसे अगर आप लोग को मैं छोटा सा एक फिगर यहाँ पर समझाता हूँ, कि अगर आप लोगों ने सोइल प्रोफाइल पढ़ा है, तो सोइल प्रोफाइल में आपको पता होगा कि ये ऊपर मिट्टी की लेयर होती है, और मिट्टी के निर्माण में, सोइल फॉर्मेशन में बहुत सारे प्रोसेस काम करते हैं। वो प्रोसेस हम बाद में समझेंगे। प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? जैसे भाई वेदरिंग का प्रोसेस होता है, जैसे इरोजन का प्रोसेस होता है, डिपोजिशन का प्रोसेस होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो ऊपर ये जो लेयर है वो सोइल की होती है, इसके नीचे फिर कुछ जो फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल्स पाए जाते हैं, जिनको हम बोल देते हैं रेगोलिथ। इसको क्या बोलते हैं? रेगोलिथ बोलते हैं, रेगोलिथ। और उसके नीचे फिर जो है ये यहाँ पर है, इसको बोलते हैं बेड रॉक। बेड रॉक का मतलब है कि जो मूल चट्टान है। अब क्या होता है कि जो मूल चट्टान है, मान लीजिए कि ये मूल चट्टान बनी हुई किससे? ये बनी हुई लावा से निर्मित है। तो लावा से निर्मित होगी तो फिर बाद में यहाँ पर इरोजन का, वेदरिंग का प्रोसेस होगा, और वेदरिंग यानी कि इसको हम बोलते हैं अपक्षेण, और इरोजन का प्रोसेस होता है जिसको अपर्दन कहते हैं। साथ साथ में डिपोजिशन का प्रोसेस होता है जिसको हम निक्षेपण कहते हैं। इसको बोलते हैं अपक्षेण, इसको बोलते हैं अपर्दन, और इसको क्या कहते हैं? निक्षेपण। इन 3 प्रोसेस के माध्यम से सोइल का निर्माण होता है, सोइल फॉर्मेशन होता है, मृदा का निर्माण होता है। अब क्या होगा कि बेड रॉक से ऊपर यहाँ फ्रिक्शन की वजह से या वेदरिंग इरोजन की वजह से यहाँ पर रेगोलिथ का निर्माण होता है। इसी रेगोलिथ से फिर बाद में सोइल का यानी कि मृदा का निर्माण होता है। तो जैसे बात करें अगर मृदा की, तो जैसे मैंने बताया था आपको रेगुलर सोइल होती है। अब रेगुलर सोइल भारत में 2 जगह पर प्रमुख रूप से पाई जाती है, गुजरात में और महाराष्ट्र में। वैसे और भी बहुत सारी जगह है। और आपको पता है कि रेगुलर सोइल या ब्लैक सोइल जो होती है, ये ब्लैक सोइल बहुत ही फर्टाइल होती है किसके लिए? कॉटन
कॉटन के प्रोडक्शन के लिए, यानी कि कपास की खेती के लिए। तो इसीलिए ये क्या करता है, वोल्केनिज्म की वजह से जो हमें चीज़ें मिली हैं, यानी कि ये प्रोवाइड कर रहा है हमें क्या, पेरेंट मटेरियल, किसके लिए, हाईली प्रोडक्टिव सॉइल है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो किसका, ब्लैक सॉइल का। तो ये इसलिए क्या होता है, इसको हम कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है पहले भी कि हम वोल्केनिज्म को कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस क्यों कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को अगर डिटेल में लिखेंगे तो ईजिली आप क्वेश्चन को कर पाओगे। फिर ये दोस्तों नेक्स्ट फिगर में हम समझते हैं वोल्केनो के इस जो ये प्रोसेस है, इसको हम फिगर में समझने का प्रयास करते हैं ताकि आप और भी इजीली इसको समझ पाओ। मैंने आपको बताया कि मैग्मा का निर्माण क्यों होता है, क्योंकि जो ये क्रस्ट का एरिया है, ऊपर क्या है, ये क्रस्टल एरिया है। क्रस्टल एरिया में क्या होता है कि कॉन्टैक्ट में आने से यहाँ पर हाईली टेम्परेचर है जिसका, नीचे मोल्टन रॉक मटेरियल है क्योंकि एस्थेनोस्फीयर है यहाँ पर, इसके कॉन्टैक्ट में आने से क्रस्ट का कुछ हिस्सा क्या हो जाता है, डिफॉर्म कर जाता है और मोल्टन कंडीशन में आ जाता है। यही मोल्टन कंडीशन में जब आएगा तो इसकी डेंसिटी कम होने के कारण ये क्या करेगा, ये ऊपर की ओर जाने का प्रयास करेगा। इसको हम बोलते हैं अपराइजिंग। ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अपराइजिंग बोल सकते हैं या अपवेलिंग बोल सकते हैं, यानी कि अपराइजिंग ऑफ मैग्मा। और मैग्मा के अपराइजिंग में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या करता है, डेंसिटी, यानी कि घनत्व। तो कम घनत्व होने के कारण क्या होता है कि ये ऊपर की ओर अपराइज करेगा, ये फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा और ऊपर जा करके यहाँ से क्या हो जाएगा, कम आउट कर जाता है, यानी कि बाहर की ओर इरप्ट कर जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, लावा इरप्शन। इसके लिए शब्द है लावा का क्या हो गया, इरप्शन हो गया। क्या होता है कि जिस जो है छोटे से एरिया से ये जो कोई जो होल होता है जिससे मैग्मा बाहर आ रहा होता है, इसको हम बोलते हैं वेंट। इसके लिए क्या शब्द है, वेंट। वेंट का मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं ज्वालामुखी का जो छिद्र होता है ये उसको कहा जा सकता है। तो वेंट ही आप अगर लिख दो तो वेंट काफ़ी सही रहेगा, चाहे हिंदी में लिख दो चाहे अंग्रेजी में, वेंट। तो ये तो होता है जो वेंट जो सेंटर में है तो उसको हम सेंट्रल वेंट कह देते हैं। लेकिन जो साइड में होते हैं कभी कभी क्या होता है कि ऊपर यहाँ पर इस एरिया में, इस जगह पर कभी कभी मैग्मा ठंडा हो जाता है, यानी कि कूल होने की वजह से ये सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जम जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है। तो फिर मैग्मा दूसरी जगह से रास्ता खोजता है अपना। तो जैसे कि उसने यहाँ से रास्ता खोजा तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी लावा का इरप्शन दिखाई पड़ता है, लावा बाहर आता हुआ दिखाई पड़ता है यहाँ पर। तो फिर कभी कभी फिर ज़्यादा से जब स्ट्राइक होता है, नीचे से प्रेशर्स होते हैं तो ये इसको तोड़ करके फिर से ऊपर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर लावा तो बाहर निकला ही निकला, लेकिन साथ साथ में मैंने जैसे आपको बताया था कि बहुत सारी गैसेज भी निकलती हैं, यहाँ पर क्लाउड्स बन जाते हैं। जो ये क्लाउड्स होते हैं इसको हम बोल सकते हैं वोल्केनिक क्लाउड्स। कौन सा क्लाउड है ये, जो वोल्केनो की वजह से बना है, ज्वालामुखी की वजह से बना है। इस क्लाउड में बहुत सारे डस्ट भी होते हैं। डस्ट का मतलब धूल के कण भी होंगे, डस्ट पार्टिकल्स जिसको कह देंगे। डस्ट होने के साथ में यहाँ पर ज्वालामुखी की राख भी होती है, ज्वालामुखी की यहाँ पर राख भी होती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ वाटर वेपर भी निकलती है, वाटर वेपर जिसको हम जलवाष्प कह सकते हैं। और प्रमुख रूप से यहाँ पर गैसेज भी निकलती हैं। तो जो ज्वालामुखी में प्रमुख गैसें होती हैं, वैसे तो सारी गैसें निकलती हैं वहाँ से, CO2 भी निकलती है, हाइड्रोजन भी निकलती है, वहाँ से ऑक्सीजन भी निकलती है, बहुत सारी। लेकिन जो प्रोमिनेंट गैसेज होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये ज्वालामुखी की दो इंपॉर्टेंट यानी कि प्रमुख गैसें होती है। यही गैसें जो होती हैं ये एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा के लिए भी क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। तो अम्लीय वर्षा के लिए भी ये जो जरूरी होती है, ये वाली दोनों की दोनों गैसेज। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को देखा। साथ ही साथ में लावा के क्या होता है कि कभी कभी कुछ नीचे से कुछ रोक के कुछ फ्रेगमेंटेड, इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, फ्रेगमेंटेड रॉक बॉम्ब्स कह सकते हैं इसको, बॉम्ब्स। बॉम्ब्स का मतलब इसलिए क्योंकि नीचे से कुछ चट्टान के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े टुकड़े निकल जाते हैं, यानी कि इतने छोटे छोटे टुकड़ों से लेकर के काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े भी नीचे प्रेशर की वजह से बाहर की ओर निकलते रहते हैं। इन फ्रेगमेंटेड जो रॉक बॉम्ब्स होते हैं इनको बोलते हैं हम वोल्केनिक बॉम्ब्स, वोल्केनिक बॉम्ब्स यानी कि ज्वालामुखी बॉम्ब कहते हैं। इसके लिए जो टेक्निकल शब्द है वो टेक्निकल शब्द है इनके लिए पायरोक्लास्ट। इसको हम पायरोक्लास्ट भी कहते हैं। पायरोक्लास्ट को हम हिंदी में भी क्या कहेंगे, पायरोक्लास्ट कहेंगे। तो ये बातें अगर आप लोगों की समझ में आई होगी तो आपको पता चला होगा कि कैसे मैग्मा का फॉर्मेशन हुआ, कैसे वो बाहर निकला, कैसे कैसे इरप्शन हो रहा, कैसे कैसे नहीं हो रहा। यही सारी की सारी चीज़ें हमें जो समझनी होती है वो समझनी होती है किसमें, ज्वालामुखी की प्रक्रिया में। साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल होते हैं, ये जो ज्वालामुखी का बेस एरिया होता है इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ वोल्केनो। यहाँ पर जो आधार क्षेत्र होता है ज्वालामुखी का, आधार क्षेत्र ये वाला, ये जो पहाड़ का नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं पर्वत के नीचे वाले हिस्से को। तो यहाँ पर ये पायरोक्लास्ट इकट्ठे होते रहते हैं। अब पायरोक्लास्ट क्योंकि बना किससे है, मैग्मा से, और मैग्मा बिल्कुल पिघली हुई अवस्था में होता है। तो जब ये सोलिडिफाइड होता है तो यहाँ पर सोलिडिफाई होने से यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं मेटल्स। बहुत सारे जो
मेटल को क्या कहते हैं, बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं, धातुएं होती है, बहुत सारी जो धातुएं होती हैं, ये धातुएं कहाँ पर पाई जाती है, ये मिलती है ज्वालामुखी के बेस एरिया में, यानी कि उसके आधार के क्षेत्र में। कभी कभी क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर होता है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा फिगर को और आगे बढ़ाता हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ग्राउंड वाटर का कोई सोर्स है, यहाँ पर क्या है, ग्राउंड वाटर है, और नीचे से ये मैग्मा, कभी कभी क्या हो रहा है कि मैग्मा यहाँ तक तो पहुँच गया, इस एरिया तक, लेकिन ऊपर तक नहीं पहुँच पाया। तो यहाँ पर जो है इस पानी का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब इस पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये पानी भी क्या होता है, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ने से ये स्प्रेड करता है, यानी कि इसका क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ने लगता है, क्योंकि इसमें गैसेज का निर्माण होने लगता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ऊपर की ओर पानी भागने का प्रयास करेगा, और जब ऊपर भागता है पानी तो नीचे से ही उबलता हुआ या खोलता हुआ पानी किसी किसी जगह पर हमें दिखाई पड़ता है। इसी को हम बोल देते हैं गीजर्स, इसको हम बोल देते हैं गीजर्स बोल देते हैं, यानी कि वोल्केनिक गीजर होता है। इसी का ही जो दूसरा फॉर्म होता है इसको हम बोल सकते हैं फ्यूमरोल्स, फ्यूमर रोल्स भी इसी को कहा जाता है। इसके आसपास में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, उस वेरिएशन को उम्मीद है कि आप इंटरनेट से भी देख सकते हो कि बेसिक डिफरेंस क्या है गीजर में और फ्यूमर होल्स में। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी की क्लासिफिकेशन की, वोल्केनिक क्लासिफिकेशन, यानी कि ज्वालामुखी का वर्गीकरण। अब ज्वालामुखी का जो वर्गीकरण है इसको हम देखते हैं दो प्रकार से, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला जो बेस है इसका, जिस आधार पर हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, वो है मोड ऑफ इरप्शन। इसको बोल देंगे मोड ऑफ इरप्शन, यानी कि कह देंगे कि उद्भेदन का प्रकार कैसा है, उसका प्रकार कैसा है, उसकी विधि कैसी है, उसका मेथड कैसा है। दूसरी साइड में हम कह सकते हैं कि जो पीरियड होता है, पीरियड ऑफ इरप्शन, यानी कि उद्भेदन का या उद्गार का समय या काल क्या होता है, उसको हम पीरियड बोल देते हैं। तो बेसिक दोबारा से जो अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। मोड ऑफ इरप्शन का मतलब है कि क्या तो जो होगा वो होगा थोड़ा डिसरप्टिव टाइप का, जिसको हम एक्सप्लोसिव भी कह देते हैं, एक्सप्लोसिव। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा टीवी में या सामने से भी देखा होगा कि ज्वालामुखी जब फटते हैं, इरप्शन उनमें होता है तो बहुत ज़ोर की आवाज़ करते हैं, क्योंकि जब वो नीचे से रॉक मटेरियल को ऊपर फेंक सकते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर फेंक सकते हैं, तो आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा विस्फोटक होते हैं, बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं, यानी कि डिस्ट्रक्शन पैदा करते हैं, विनाश पैदा करते हैं बहुत। तो उनको हम बोल देते हैं एक्सप्लोसिव टाइप। तो एक तो उद्भेदन ऐसा हो रहा है कि जो बहुत तीव्रता के साथ में हो रहा है, बहुत ही एक्सप्लोजन के साथ में हो रहा है, उसको हम एक्सप्लोसिव टाइप इरप्शन कह सकते हैं, एक्सप्लोसिव इरप्शन। और ये होता है सेंट्रल वेंट से, इस प्रकार का जो इरप्शन होता है, हमने फिगर में समझा कि जो मुख्य नलिका होती है ज्वालामुखी की उससे होता है, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं सेंट्रल एक्सप्लोसिव इरप्शन या सेंट्रल इरप्शन भी कह देते हैं। दूसरा, या इसको बोलते हैं हिंदी में केंद्रीय विस्फोटक प्रक्रिया, केंद्रीय विस्फोटक प्रक्रिया या केंद्रीय विस्फोटक उद्गार, इसको कहा जा सकता है। दूसरा होता है जो शांत प्रकार का होता है, इसको हम बोल देते हैं फिशर टाइप, फिशर टाइप इरप्शन। इसके लिए हिंदी में शब्द है, क्या तो हम इसको बोल देंगे शांत प्रक्रिया, या शांत प्रक्रिया का जो ज्वालामुखी होता है, या इसको बोल देते हैं हम दरारी उद्भेदन। दरारी उद्भेदन का मतलब है कि ये जो होगा प्रोसेस, ये किसी दरार से होता है। अभी इनको हम दोनों को डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या है। आपको जो मैंने अभी फिगर बनाया है वो फिगर किसके लिए था, वो फिगर इसके लिए है, पहले प्रोसेस के लिए। जो दूसरा प्रोसेस होता है ये, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है प्लेट में होने वाला डाइवर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट, जिसकी वजह से इस अपसारी संचलन इसको बोलते हैं। इस अपसारी संचलन की वजह से कभी कभी क्या होता है, फोल्ट बन जाते हैं। फोल्ट, आप अगर पुरानी वीडियोस आपने देखी है तो आप इसको समझ भी पाओगे। फोल्ट बन जाते हैं, फिशर्स बन जाते हैं, या फ्रैक्चर्स बन जाते हैं। फ्रैक्चर्स मतलब जो दरार होती हैं। तो फोल्ट यानी कि भ्रंश, ऐसे जो होंगे ज्वालामुखी फिशर टाइप के, वो दरारों के बीच में से मैग्मा बाहर आता है, और मैग्मा बाहर आकर के ठंडा हो जाता है। शांत प्रकार से होता है, कोई भी शोर नहीं होता है वहाँ पर। इसलिए जो अर्थक्वेक्स आते हैं इस रीजन में, वो अर्थक्वेक भी कैसे होते हैं, सेलो फोकस के, यानी कि कम गहराई के अर्थक्वेक होंगे, और जिनका जो थोड़े से कंपैरेटिवली अगर देखें ऊपर वाले से, तो यहाँ पर शांत प्रकार के ज्वालामुखी आते हैं, जबकि यहाँ पर ज्वालामुखी बहुत ही तीव्रता के साथ में आते हैं। दोस्तों, इस प्रकार इरप्शन के को अगर देखा जाए मोड ऑफ इरप्शन के हिसाब से दो होते हैं, एक तो सेंट्रल एक्सप्लोसिव या सेंट्रल डिसरप्टिव टाइप का होगा, दूसरा फिशर टाइप का होगा। यानी कि पहले को हम केंद्रीय विस्फोटक कह देंगे, दूसरे को हम दरारी उद्भेदन या शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया कह देते हैं। बात करें अगर पीरियड ऑफ इरप्शन की, पीरियड का मतलब होता है कि कितना टाइम हो चुका है कि ज्वालामुखी में कोई इरप्शन नहीं हुआ। तो इसके भी तीन टाइप होते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्टिव वोल्केनोज। एक्टिव का मतलब सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं कि जिनमें कंटिन्यूसली क्या होता है, इरप्शन होता है,
यानी कि उसमें लगातार क्या रहता है, उसमें उद्गार चलता रहता है। उसको आप तब जब भी देखेंगे तभी उसमें से लावा बाहर की ओर निकलते हुए दिखाई पड़ेगा। जैसे कि स्ट्रोम्बोली पर्वत है, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो है, जो इटली में सिसिली आइलैंड पे पड़ता है। उसको हम बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। जब जो हिंदी में बोलते हैं उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। तो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है, जैसे स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली को हम बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, यानी कि लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। तो ये ऐसा ज्वालामुखी है जो लगातार क्या होता है, उसमें लगातार उद्गार चलता रहता है, लगातार इरप्शन चलता रहता है, इसलिए रात के समय वो काफ़ी दूर से भी हम उसको देख पाते हैं। तो एक्टिव का मतलब है कि जिसमें लगातार क्या चल रहा है, इरप्शन चल रहा है। दूसरा जो टाइप होता है इसका, उसको हम कहते हैं डोरमेंट। डोरमेंट टाइप को हम बोल देते हैं हिंदी में सुसुप्त। सुसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं कि जिनमें एक लंबा टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक क्या नहीं हो पाया, अभी तक कोई इरप्शन नहीं हो पाया, लेकिन उसमें लंबे टाइम पहले इरप्शन हुआ था। जैसे अमेरिका में एक पड़ता है जिसको हम बोलते हैं येलो स्टोन, यूएसए में है, येलो स्टोन हुआ। जैसे कि एक हुआ क्राकाताओ इंडोनेशिया का, जैसे क्राकाताओ हुआ। ये दोनों के दोनों ऐसे ज्वालामुखी है कि जिनमें काफ़ी पहले हुआ था, इसमें लगभग 6.5 लाख साल पहले इसमें इरप्शन हुआ था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, वो अभी भी इस बात को कहते हैं कि इसमें इरप्शन कभी भी हो सकता है। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें लंबे टाइम के बाद में इरप्शन होता है, फिर वो शांत हो जाते हैं, फिर इरप्शन होता है लंबे टाइम के बाद, उनको हम सुसुप्त बोलते हैं, यानी कि डोरमेंट बोलते हैं। फिर लास्ट में जो बचे उसको बोलते हैं हम एक्सटिंक्ट टाइप के, या इनको हम इनएक्टिव भी कह सकते हैं या निष्क्रिय ज्वालामुखी भी कह सकते हैं। एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें अभी तक बहुत ही लंबे टाइम से, काफ़ी जो करोड़ों साल से क्या नहीं हुआ, इनमें कोई भी इरप्शन नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी उद्भेदन नहीं हुआ है। जैसे कि माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो एक हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च चोटी है किसकी, अफ्रीका की, और कौन से देश में पड़ता है, तंजानिया में। तो तंजानिया का ये एक ज्वालामुखी पर्वत है माउंट किलिमंजारो। या जैसे एक है कोह सुल्तान, ईरान का है। जैसे भारत में है बैरन आइलैंड। ये सभी के सभी कैसे हैं, एक्सटिंक्ट टाइप के होते हैं ज्वालामुखी। तो क्लासिफिकेशन दो प्रकार से आपको ध्यान रखनी है, एक तो मोड ऑफ इरप्शन के हिसाब से, पीरियड ऑफ इरप्शन के हिसाब से। इसमें सेंट्रल इरप्शन होता है, एक फिशर इरप्शन होता है, तो इसमें एक्टिव होते हैं, डोरमेंट होते हैं और एक्सटिंक्ट होते हैं। मोड ऑफ इरप्शन को फर्दर और हम यहाँ पर देखें, क्लासीफाई करें उसको, तो उसका पहला टाइप था क्या, सेंट्रल एक्सप्लोजिव इरप्शन, यानी कि केंद्रीय विस्फोटक उद्गार की जो प्रक्रिया होती है। इसकी खास बात क्या होती है कि इट अकर्स थ्रू ए सेंट्रल पाइप बोल सकते हैं, सेंट्रल वेंट कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको फिगर में वहाँ पर बताया था। अब क्या होता है कि इस वाले ज्वालामुखी प्रक्रिया में प्रोसेस क्या होता है, देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो वोल्केनिज्म का प्रोसेस होता है, उसमें मैंने बताया था कि सिर्फ लावा ही बाहर नहीं आता, लावा के साथ साथ में क्या रहता है, वहाँ पर बहुत सारी गैसेज रहती हैं, बहुत सारी वाटर की ड्रॉपलेट्स या वेपर रहती है, वाटर की वेपर रहती है। अब जो ये गैसेज होती हैं या वाटर वेपर होती है, साथ ही साथ में जो लावा होता है, इन तीनों की वजह से एक प्रेशर इंड्यूस होता है वहाँ पर पृथ्वी के इंटीरियर में, पृथ्वी की आंतरिक परतों में दबाव उत्पन्न होता है। वही दबाव क्या होता है कि वही दबाव, उस दबाव के कारण ही नीचे से मैग्मा ऊपर की ओर फ्लो करने का प्रयास करता है, सरफेस पर आने का प्रयास करता है, और जब वो आता है तो उसको कन्वेक्शनल करंट के रूप में, यानी कि संवहनीय तरंगों के रूप में वो आता है। अब आपको पता भी होगा कि संवहन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, उसको हम बोल देते हैं, ये एक मेथड होता है कि इसका हीट ट्रांसफर का, यानी कि उष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होती है। फिजिक्स का टॉपिक है, आप उसके बारे में बेसिक जानकारी तो रखते ही होंगे, नहीं भी रखते हैं तो फिजिक्स वाली क्लास में उसको देख लेंगे। अब क्या होता है कि नीचे से कन्वेक्शनल फॉर्म में मैग्मा ऊपर आता है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल पाइप से या सेंट्रल वेंट से होते हुए उसको बाहर की ओर यानी कि सरफेस पर आना होता है। तो जो ये सेंट्रल वेंट होती है, इसका एरिया होता है बहुत ही कम, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि इसकी जो ओपनिंग होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, बहुत ही छोटी सी होती है। तो जो छोटी सी जगह से उद्गार हो रहा है, इरप्शन हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आपको पता है कि अगर मान लो कि एक इतना बड़ा होल है कोई और एक इतना बड़ा होल है, पानी अगर किसी भी बर्तन में अगर ये होल है, दो बर्तनों में मान लो सेम साइज़ के बर्तन है कोई जिनमें से ये होल है, आपको पता है कि अगर पानी बाहर निकालना है सेम टाइम में तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होता है जबकि यहाँ का प्रेशर कम रहता है। इस बात को अगर आप बेसिकली समझ गए होंगे तो ये भी आप समझ पाओगे कि स्मॉल ओपनिंग होने के कारण ही क्या होता है कि इंटीरियर में जो प्रेशर होता है, प्रेशर वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है।
तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है लेकिन ओपनिंग बहुत कम है, इसीलिए बहुत तेज़ी के साथ में, बहुत तीव्रता के साथ में क्या होता है कि जो ये प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है ये रिलीज़ होना चाहता है, इसीलिए क्या होता है कि बहुत तीव्रता के साथ में इरप्शन होता है, बहुत ही तेज़ी के साथ में। तो इसमें जब सेंट्रल वेंट यानी कि छोटी सी वेंट के माध्यम से बाहर की ओर जब मैग्मा निकलता है, लावा जब बाहर की ओर आता है तो बहुत ही प्रेशर के साथ में वो आता है, और उस प्रेशर के कारण ही फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन भी यानी कि घर्षण भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। घर्षण का मतलब जो मैग्मा अपनी साइड आसपास की चट्टानों से रगड़ खाता हुआ ऊपर की ओर आ रहा होता है, फ्रिक्शन भी यहाँ पर तेज हो जाता है। साथ में यहाँ पर अर्थक्वेक्स की जो इंटेंसिटी होती है, यानी कि अर्थक्वेक का या मैग्नीट्यूड बोल दो या इंटेंसिटी बोल दो, दोनों की दोनों क्या होंगी, बहुत ही ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय विस्फोटक प्रक्रिया इसको कहा जाता है। केंद्रीय विस्फोटक प्रक्रिया में भी अगर हम इसकी और भी फर्दर क्लासिफिकेशन करें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा कि प्रीलिम्स के हिसाब से, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो अगर इसको और भी ज़्यादा हम वर्गीकृत करें तो और भी ज़्यादा वर्गीकृत हम करते हैं कुछ दूसरे कुछ इसके पॉइंट से बेसिक, जिनके बेस पर इसको हम करते हैं। जैसे एक तो हम देखते हैं कि एक्सप्लोजन की मात्रा कितनी है, एक्सप्लोजन कितना हुआ है। अगर एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा है तो उसको हम दूसरे टाइप का सेंट्रल एक्सप्लोजिव बोल देंगे। अगर थोड़ी सी कम है तो उसको हम क्या बोल देंगे, अगर विस्फोट थोड़ा सा कम है यानी कि अगर घर्षण थोड़ा सा कम है तो उसको हम दूसरे टाइप का बोल लेते हैं। उसको हम क्या क्या बोलते हैं उसको हम यहाँ पर समझेंगे थोड़ी देर में। तो एक तो आपको पता है कि जो सेंट्रल एक्सप्लोजिव इरप्शन होता है इसकी खास बात होती है कि उसमें एक्सप्लोजन ज़्यादा होता है। साथ ही साथ में मैंने आपको बताया था कि पायरोक्लास्ट की जो मात्रा होती है, पायरोक्लास्ट फिर से बता रहा हूँ कि फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल यानी कि चट्टानों के जो खंड होते हैं उनको हम ये बोलते हैं, तो उसकी मात्रा भी क्या होती है उसमें ज़्यादा होती है, ठीक ठाक। इसके अलावा जो मैग्मा होगा यहाँ पर, मैग्मा की जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी के लिए हिंदी में शब्द है श्यानता, श्यानता क्या होती है उसकी ज़्यादा होती है। और जब श्यानता ज़्यादा होती है तो आपको पता है कि मैग्मा बन जाता है एसिडिक। मैग्मा कैसा रहता है, एसिडिक। एसिडिक का मतलब क्या होता है कि इसमें जो मात्रा होती है वो ग्रेनाइट टाइप की ज़्यादा होती है, ग्रेनाइट रॉक मटेरियल की ज़्यादा होती है, तो एसिडिक टाइप का बन जाता है। एसिडिक वो मैग्मा होता है जिसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। सिलिका के लिए फॉर्मूला है, इसको हम बोल सकते हैं SiO2, यानी कि सिलिकन डाइऑक्साइड भी इसको कहते हैं। तो जब सिलिकन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं एक कंपाउंड के रूप में तो इसको हम सिलिका बोल लेते हैं। तो ये 4 बेसिक पॉइंट्स से जो आपको ध्यान रखना है कि जो डिटरमाइन करते हैं कि एक्सप्लोजन कैसा होगा। तो अब इसकी अगर बात करते हैं हम यहाँ की, तो जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजन होगा, सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजन जो होता है वो होता है पिलियन टाइप के में, पिलियन टाइप वोल्केनोस होते हैं जो पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी होंगे, पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी में ये सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी। जब हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे यहाँ पर, तो नीचे की ओर बढ़ने पर इन सारी चीज़ों में भी क्या आएंगे, इनमें भी लगातार कमी आती हुई चल जाएगी। तो अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजन पायरोक्लास्ट की मात्रा मैग्मा के जो एसिडिटी है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, पिलियन टाइप के ज्वालामुखी में होती है। पिलियन टाइप इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि पिलियन एक माउंट है, एक माउंटेन है, ज्वालामुखी पर्वत है जिसको हम बोलते हैं माउंट पीली। और माउंट पीली जो पड़ता है ये पड़ता है कहाँ पर, कैरिबियन सी में पड़ता है। कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जो पड़ता है उत्तरी अमेरिका और मध्य जो दक्षिण अमेरिका के बीच में पाए जाने वाला एक क्षेत्र है, उसको बोलते हैं, जहाँ पर मध्य अमेरिका के बहुत सारे छोटे छोटे से आइलैंड भी है, जहाँ पर बरमूडा है, वेस्ट इंडीज है, ऐसे ऐसे देश है। तो सबसे पहले स्थान पर आता है कौन सा, पिलियन टाइप का। दूसरा है जो इसमें आएगा उसको बोलते हैं हम वल्केनियन टाइप, वल्केनियन टाइप। इसको भी हम क्या, इसको कहीं कहीं किताबों में हिंदी में वुल्केनियन भी लिखा हुआ है। तो वुल्केनियन टाइप के जो वोल्केनोज होते हैं उनमें इरप्शन या जो एक्सप्लोजन होता है या पायरोक्लास्ट की मात्रा होती है वो पहले वाले से थोड़ी सी कम होती है। अब ये वोल्केनियन इसका नाम क्यों किया गया, क्योंकि एक आइलैंड पड़ता है वोल्केनो आइलैंड्स, ये आइलैंड का एक छोटा सा ग्रुप है, कुछ इसमें जो छोटे छोटे ग्रुप है आसपास में और भी हैं इसके, तो उसको हम कलेक्टिवली वोल्केनो बोलते हैं, और ये पड़ते हैं इटली में। तो इटली में जो वोल्केनो आइलैंड्स है, छोटे छोटे आइलैंड है, इनमें एक सबसे प्रमुख आइलैंड है बड़ा, बाकी के इसमें छोटे छोटे। तो वहाँ पर लगातार इरप्शन चलता रहता है, और वहाँ पर अगर देखा जाए तो पिलियन के बाद में जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजन होता है, पायरोक्लास्ट होता है, या कह सकते हैं कि जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है वो यहाँ पर होता है वोल्केनियन, उनको हम वोल्केनियन टाइप के बोल करते हैं। तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं विसुवियस टाइप के, विसुवियस टाइप के जो वोल्केनोज होते हैं, तीसरे होते हैं वो वाले। अब विसुवियस आपको पता है कि एक माउंटेन है, और ये माउंटेन कहाँ पर पड़ता है, ये भी इटली का ही माउंटेन है। फिर चौथा जो इसमें आएगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रोम्बोलियन टाइप।
तो जो स्ट्रोम्बोलियन टाइप का होगा, स्ट्रोम्बोली प्रकार का जो, या स्ट्रोम्बोली तुल्य भी इसको कह सकते हैं। जहाँ पर टाइप लिखा हुआ ना, इसको हिंदी में हम तुल्य भी कहेंगे। तो इस प्रकार के, अब आपको ये भी पता है कि ये कहाँ पर पड़ता है, सिसिली में पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कस भी किया था। और सिसिली आइलैंड कहाँ पर पड़ता है, इटली में पड़ता है। तो स्ट्रोम्बोलियन टाइप का होता है। लास्ट में जो होते हैं उसको बोलते हैं हम हवाइयन, हवाइयन टाइप के जो होते हैं। इसको स्पेलिंग को थोड़ा सा ठीक कर लेना है यहाँ पर, ये IA है यहाँ पर, वही जो मैंने लिखा था, अब समझ में आ गया होगा आपकी। इसको हम बोलते हैं कि हवाइयन टाइप या हवाई तुल्य। और ये कहाँ पर मिलते हैं, USA में मिलते हैं। हवाई में जैसे आपने सुना होगा सेंट मोवाना जो है, सॉरी मोवाना लोआ है, मोवाना किया है, ये कुछ ज्वालामुखी है वहाँ पर, जिसको हम बाद में एक वर्ल्ड मैप जब बनाएंगे तो उसमें समझेंगे कि कौन कौन से कहाँ पर कैसे कैसे पड़ रहे हैं सभी के सभी। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आएगी। और भी इसको अगर डिटेल में क्लासीफाई करें, दोबारा फिर से बता देता हूँ कि एक्सप्लोजन हो या पायरोक्लास्ट की मात्रा हो या मैग्मा की विस्कोसिटी हो, कि वो एसिडिक है कि कैसा है कैसा नहीं, कितनी एसिडिक है कितना नहीं है, तो उसका एक क्रम है ऊपर से लेकर नीचे तक। जो सबसे भयंकर प्रकार का, सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव या डिस्ट्रक्टिव होगा वो होता है पिलियन, इनमें। और इन्हीं में जो कम डिस्ट्रक्टिव होता है वो कौन सा होता है, हवाई। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इन सारी चीज़ों में भी क्या आती है, लगातार कमी आती है। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोड ऑफ इरप्शन में, वो है फिशर टाइप, यानी कि शांत प्रकार की ज्वालामुखीयता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि शांत प्रकार की ज्वालामुखीयता का संबंध होता है प्लेट में होने वाले डाइवर्जेंट मूवमेंट से। डाइवर्जेंट मूवमेंट को हम कह सकते हैं मूवमेंट, इसको बोलते हैं हम अपसारी संचलन। और अपसारी संचलन में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि दो प्लेटें होती हैं, इन प्लेटों का जो मूवमेंट रहता है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, अपोजिट डायरेक्शन में। आपको पता है कि जब कोई प्लेट है, ऐसे मान लीजिए ये प्लेट जब बाहर की ओर जाएगी तो बीच में जो ये गैप पैदा हुआ है, यानी कि ये वाला जो गैप पैदा हुआ है, इसी को हम बोल देते हैं फोल्ट। इसको हम क्या बोल देते हैं, फोल्ट के लिए हिंदी में शब्द है फ्रंस, भ्रंश। इसको हम भ्रंश कह देते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं फ्रैक्चर। अगर छोटे से एरिया में हो रहा है तो उसको फ्रैक्चर बोल सकते हैं, या इसी को बोल देते हैं कभी कभी दरार के रूप में, यानी कि फिशर भी इसको कह सकते हैं हम। यहाँ पर आपको पता है कि एक तो ऐसा है, मान लीजिए जैसे मैंने पहले आपको बताया था, अगर ये कोई प्लेट है और ये बीच में छोटा सा अगर छिद्र यहाँ पर बन जाए, यहाँ पर अगर छोटा सा छिद्र बन जाए, इस वेंट के थ्रू अगर बाहर आएगा मैग्मा, तो उसको सेंट्रल हम एक्सप्लोजिव टाइप का बोलते हैं। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया जब ओपन हो जाएगा, तो इस वाले की जो ओपनिंग होती है, फिशर टाइप की जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग का मतलब जहाँ से लवा बाहर आ रहा है, तो ओपनिंग क्या होती है इसकी, वाइड होती है। वाइड का मतलब ज़्यादा होती है, इसलिए प्रेशर जो है रिलीज़ होने में आसानी रहती है। और प्रेशर जब बहुत बड़ा एरिया उसको मिल रहा है रिलीज़ होने के लिए, तो इसलिए इसमें ज़्यादा ऐसी जो है, जैसे इसमें डिवास्टेशन पैदा होता है, ऐसा इसमें नहीं होता है। तो ओपनिंग इसकी वाइड होने की वजह से प्रेशर रिलीज़ में आसानी रहती है। और नीचे से प्रेशर की मात्रा भी क्या होती है, कम इंड्यूस होती है, कम एग्जर्ट करता है प्रेशर, यानी कि दाब, जिसकी वजह से जो ये लावा होगा, लावा जब बाहर आता है, लावा जब बाहर आता है तो वो कैसे बाहर आता है, वो शांत प्रकार से होता है। थोड़ा सा बोल सकते हैं कि थोड़ा सा उसको बोल देंगे कि पीसफुल होता है, पीसफुल इरप्शन इसको कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा ये। और ये जो प्लेट का डाइवर्जेंट मूवमेंट है, ये मूवमेंट कहाँ पर है, ये अटलांटिक ओशन में हो रहा है, अटलांटिक ओशन में। इसलिए जो फिशर टाइप की जो ज्वालामुखी आपको पाए जाएंगे, ये सभी के सभी कहाँ पर होंगे, अटलांटिक के आसपास के क्षेत्रों में होंगे। आप लोगों के बाद फिर से बता देना चाहूँगा इस चीज़ को, वैसे ये प्लेट टेक्टोनिज्म में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। कि यहाँ पर क्या है कि ये कुछ प्लेटें हैं, इन प्लेटों में मूवमेंट कैसा है, डाइवर्जेंट मूवमेंट, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इधर को घूम रही है, वेस्टवर्ड जा रही है, साउथ अमेरिकन प्लेट भी वेस्टवर्ड यानी कि पश्चिम की ओर जा रही है। ये वाली प्लेट का मूवमेंट ऐसे है, यानी कि इससे अपोजिट ही है। और आपको पता है कि जो यूरेशियन प्लेट है वो बाद में यहाँ पर कोलाइड कर रही है पैसिफिक प्लेट के साथ में, इसलिए ये मान करके चला जाता है कि इसका मूवमेंट भी उस साइड में है। तो आपने देखा कि दोनों जो यहाँ पर चारों प्लेट्स हैं, ये चारों प्लेट्स में क्या है कि मूवमेंट जो है डाइवर्ट कर रहा है, यानी कि दूसरे साइड में जा रहा है। इसी की वजह से यहाँ पर बीच में एक भ्रंश पैदा हुआ है, एक यहाँ पर क्या पैदा हुआ है, भ्रंश, जिसको हम बोल देते हैं फोल्ट पैदा हुआ है। और जो ये फोल्ट है, इसी को ही हम बोल देते हैं एस शेप्ड फोल्टिंग प्रोसेस। यहाँ पर जो हो रहा है फोल्टिंग, यानी कि एस आकार का भ्रंशन है, यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, भ्रंशन। आपको पता है कि जब भ्रंश बनता है, मैंने उस वाले टॉपिक में अच्छे से बताया हुआ कि भ्रंश का मतलब है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत जा रही हो, अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, तो नीचे से मैग्मा बाहर आकर के यहाँ पर फैलता है ऐसे। जब ये फैलता है यहाँ पर, तो ये यहाँ का कुछ हिस्सा ऐसे होने लगता है, ऐसे बनने लगता है समुद्र के अंदर ही, ये समुद्र है यहाँ पर। तो जो ये वाले माउंटेन्स बनते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं सी माउंट बोल देते हैं, या समुद्री पर्वत बोलते हैं। इसी समुद्री पर्वत के लिए शब्द होता है रिज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कटक।
इसको क्या बोलते हैं, कटक। वैसे कटक एक फेमस सिटी भी है उड़ीसा में। तो कटक बनता है इस वाले फॉर्मेशन में, इस वाले जो है प्रोसेस में। तो आपको पता है कि जहाँ पर एस आकार का जो वर्णन हो रहा है वहीं पर क्या मिलेगा, एस आकार का कटक। तो जो एस आकार का कटक है ये, इस एस आकार के कटक की शुरुआत होती है आइसलैंड से, इसकी शुरुआत मानी जाती है। आइसलैंड वही क्षेत्र है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि माउंट लाकी है, माउंट हेक्ला नाम की ज्वालामुखी पर्वत है, यहाँ पर काफ़ी फेमस पर्वत है। और यहाँ पर नीचे है ये स्कोटिया आइलैंड, स्कोटिया द्वीप है ये यहाँ पर नीचे की साइड में, जहाँ पर फोकलैंड द्वीप समूह जो आर्कीपेलेजो है, साउथ अफ्रीका अमेरिका का हिस्सा है, उसी के आसपास में पड़ता है। नीचे फिर अंटार्कटिका आ जाता है। तो यहाँ पर यानी कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक बहुत ही कई हज़ार किलोमीटर तक ये क्या है, यहाँ तक फैला हुआ है एस आकार का कटक। और इस एस आकार के कटक में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी आएंगे, जितने भी जो ज्वालामुखी की जो प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है वो कैसा माना जाता है, फिशर टाइप का माना जाता है, यानी कि शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। जबकि जैसे मैंने आपको बताया था, यहीं पर फिगर में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर ले कि यहाँ पर प्लेटों में मूवमेंट पैसिफिक में इस टाइप से है, तो ये प्लेटों में दोनों के दोनों आपस में कोलाइड कर जाती हैं। कोलाइड का मतलब है कि कन्वर्जेंट मूवमेंट हो रहा है, अभिसारी संचलन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर टक्कर होने की वजह से जो एरिया होता है, ओपनिंग होती है मैग्मा के बाहर आने की, वो बहुत कम रह जाते हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में रॉकीज माउंटेन का क्षेत्र है, यहाँ पर ये दूसरा एंडीज माउंटेन्स रेंज है उनका जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो ये एटलस का क्षेत्र है क्योंकि इसमें ऐसे मूवमेंट है, और यहाँ पर जो सिसिली द्वीप पड़ रहा है, इटली वगैरह है, यहाँ का जो क्षेत्र है। इसके अलावा इंडिया का भी कुछ क्षेत्र है। इंडिया में हालांकि उसकी दूसरी जो सर्कमटेंसेज है वहाँ पर कि प्लेट की मोटाई ज़्यादा होने की वजह से बाहर लावा नहीं आ पाता। और उसके अलावा उधर जापान की अगर बात की जाए, जापान, फिलीपींस, क्यूरिल, इंडोनेशिया, ये सभी के सभी जितने भी देश हैं, यहाँ पर सेंट्रल इरप्शन टाइप की क्या होती है, ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। तो फिशर टाइप की ज्वालामुखी प्रक्रिया के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो मिड अटलांटिक रीजन है। इसलिए इसको हम बोल देते हैं कि ये कहाँ पर मिलेगा, मिड अटलांटिक ओशन में। इसको हम बोल सकते हैं मध्य अटलांटिक पेटी है ज्वालामुखी की, जहाँ पर दरारी उद्भेदन होता है। तो अब देखते हैं कि फिशर टाइप की के जो ज्वालामुखी होती है, ये ज्वालामुखीयता होती है, जो ज्वालामुखी का जो प्रोसेस है, उसमें कौन कौन से उसके इंपॉर्टेंट ट्रेट्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, उनको हम देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इससे पहले वाला था जो सेंट्रल इरप्शन टाइप का जो था, केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का जो था, उसमें सेंट्रल वेंट से मैग्मा बाहर आता है, जबकि यहाँ पर एक फ्रैक्चर से फोल्ड से आता है। तो इट अकर्स अलोंग ए फोल्ड का मतलब कि यह एक भ्रंश के, जो भ्रंश होगा, भ्रंश के आसपास के क्षेत्रों में क्या होता है, ये ज्वालामुखी प्रक्रिया उत्पन्न होती है। जो फोल्ट है इसको हम फिशर भी कह देते हैं, यानी कि दरार भी कह सकते हैं इसको, दरार के लिए शब्द दूसरा भी है जिसको हम फ्रैक्चर भी कह देते हैं, फ्रैक्चर को वैसे हिंदी में हम चटकन भी कहते हैं, चटक जाना। तो ये प्रोसेस होता है कहाँ पर, फोल्ट के अलोंग होता है ये प्रोसेस। दूसरी खास बात इसकी क्या है कि अगर हम बात इसकी कंपेयर करें पहले वाले से, सेंट्रल एक्सप्लोजिव जो इरप्शन टाइप का था, अगर उसके साथ में इसको हम जो है कंपेयर करें छोटा सा, तो इसमें जो प्रेशर होता है, और ये प्रेशर किसकी वजह से उत्पन्न होता है, एक्सर्टेड बाय मैग्मा एंड गैसेज। तो यानी कि गैस और मैग्मा की वजह से जो दबाव उत्पन्न हो रहा है वो कंपेरेटिवली क्या होता है, कम होता है। कंपेरेटिवली क्या होता है, कम होता है। किसके कंपेरेटिवली बात हो रही है, पहले वाले की, यानी कि सेंट्रल एक्सप्लोजिव इरप्शन के साथ में अगर उसको हम कंपेयर करते हैं। दूसरा क्या होता है कि इसमें जो एरिया मिलता है, यानी कि मैग्मा को बाहर आने का जो क्षेत्र मिलता है वो क्या होता है, वाइड मिलता है, यानी कि ज़्यादा क्षेत्र मिलता है। आपको पता है कि जितना ज़्यादा क्षेत्र होगा उतना ही प्रेशर कम होगा, और जितना प्रेशर कम होगा तो मैग्मा का जो अपराइज होगा वो क्या होगा, स्लोली अपराइजिंग, यानी कि स्लो अपवेलिंग या अपराइजिंग। मैग्मा ऊपर कैसे आएगा, धीरे धीरे आता है ऊपर की साइड में, स्लो अपवेलिंग होता है इसमें। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या था, प्रेशर यहाँ पर कम है, कम एग्जर्ट हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे ऊपर की ओर आता है। इस वाले मैग्मा की खास बात ये भी है कि इसकी जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी इसकी कम होती है, श्यानता इसकी कम होती है, यानी कि गाढ़ापन इसका क्या होता है, वो कम होता है। अब गाढ़ापन अगर कम है तो मैग्मा जैसे ही बाहर आता है, मान लीजिए कि ये प्लेट है कोई, जैसे ही मैग्मा की जो घनत्व है, गाढ़ापन है, वो क्या है, गाढ़ापन इसका कम है, इसलिए मैग्मा पूरी जगह पर स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है, यहाँ पर ऐसे फैल जाता है। जबकि दूसरा जो प्रोसेस है सेंट्रल इरप्टिव, उसमें क्या होता है कि मैग्मा गाढ़ा रहता है, तो जैसे ऊपर आएगा तो वो यहीं कहीं आसपास में जमता चला जाता है, और यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है। इसको हम वोल्केनिक कोन भी कहते हैं।
जो सेंट्रल इरप्टिव टाइप का या सेंट्रल एक्सप्लोजिव इरप्शन था, केंद्रीय विस्फोटक प्रक्रिया में ऐसी यानी कि ऊंची स्थलाकृति बनती है, इसकी हाइट जनरली क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। जबकि इसकी बात अगर करते हैं यहाँ पर, तो जब मैग्मा जो है फिशर टाइप में मैग्मा स्लोली अपराइज कर रहा है, ऊपर जाकर के वो लगातार फैल रहा है, क्योंकि उसका गाढ़ापन क्या है, उसमें कम है, विस्कोसिटी उसकी कम है, इसी की वजह से यहाँ पर लावा के क्या बनते हैं, लावा प्लेटूज बनते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस दोनों में ये भी है कि और लावा प्लेटूज या लावा प्लेन्स बनते हैं यहाँ पर। और आपको पता है कि इनकी हाइट की अगर बात करें किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में जो सेंट्रल एक्सप्लोजिव इरप्शन है, केंद्रीय विस्फोटक प्रक्रिया है, उसके कंपैरिजन में इसकी बनी हुई स्थलाकृति या लैंडफॉर्म्स की हाइट क्या रहती है, कम रहती है। एक ये भी बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर। तो विस्कोसिटी कम होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि, और अच्छा विस्कोसिटी कम क्यों होती है, सिलिका की मात्रा कम होने के कारण। इसमें जो मैग्मा होता है उस मैग्मा में सिलिका की मात्रा क्या रहती है, कम रहती है। और मैग्मा में सिलिका की मात्रा जब कम रहती है तो जो बाहर जो मैग्मा निकलता है उसको बोलते हैं हम बेसाल्टिक मैग्मा होता है। और बेसाल्टिक मैग्मा से निर्माण किसका हो रहा है, क्या तो प्लेटो का निर्माण हो रहा है जैसे हमने भी डिस्कस किया, या जो लावा प्लेन्स होते हैं, लावा प्लेट्यूज या लावा प्लेन्स का निर्माण होता है। जबकि यहाँ पर तो बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं इस वाले प्रोसेस में, दूसरे वाले में ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये बात उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। यहाँ पर जो ये मैग्मा है इस वाले उसमें ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर साथ ही साथ में कि जो ये मैग्मा होता है इसमें ग्रेनाइट की मात्रा ठीक ठाक रहती है। यानी कि जिस भी मैग्मा में सिलिका की मात्रा ज़्यादा रहती है तो वो बाद में जो ठंडा होकर के क्या बनता है, ग्रेनाइट बनता है। ग्रेनाइट के अलग अलग बहुत सारे रूप हैं, उनको हम जो देखेंगे चट्टानों वाले जो टॉपिक होगा उसमें समझेंगे उसको। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा दोनों प्रकार की ज्वालामुखीता, और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो दूसरी क्लासिफिकेशन है इसकी, जिसको मैंने कहा था कि पीरियड ऑफ इरप्शन के वाली जो थी, यानी कि जो उद्गार का जो समय है, उद्गार का जो काल है, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं, एक्टिव, दूसरा डोरमेंट और तीसरा एक्सटिंक्ट, यानी कि सक्रिय, सुषुप्त, और तीसरा क्या था, तीसरा था हमारा निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो यहाँ से जो ये वाली क्लासिफिकेशन है इसमें पीटी में क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपसे ज्वालामुखी का कोई डायरेक्टली उदाहरण पूछ लिया जाए कि ये कोई जो ज्वालामुखी है वो किस क्षेत्र में पड़ता है। हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि माउंट हेकला जो है ये एक ज्वालामुखी है। जैसे यूपीएससी इसको थोड़ा सा डिटेल में जो पूछ सकता है कि एक ज्वालामुखी है, स्टेटमेंट दे देगा इसके संबंध में कि जो ये ज्वालामुखी है, पहला स्टेटमेंट में दे देगा कि ये ज्वालामुखी है एक प्रकार की शांत प्रक्रिया से निर्मित। तो आपको पता है कि हेकला कहाँ पर पड़ रहा है, आइसलैंड में है, और आइसलैंड में कैसा आ रहा है वहाँ पर, उसको किस प्रकार की ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है वहाँ पर, शांत प्रकार की। तो इस टाइप से यहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी जा सकती है। अब बात करें अगर इसकी पीरियड ऑफ इरप्शन की, तो इसमें कुछ ज्वालामुखी है प्रमुख जो हम आगे जो हमारा फिगर होगा उसमें हम डिटेल में समझेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा कि एक्टिव जो ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनोज जो हमारे हैं, उनकी संख्या पृथ्वी पर 500 से भी ज़्यादा है। 500 से भी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्टिन्यूस इरप्शन होता है, लगातार क्या रहता है, इसमें इरप्शन रहता है। दूसरा जो मैंने आपको बताया था वो कौन सा था, डोरमेंट। डोरमेंट की खास बात क्या होती है कि इसमें इरप्शन तो होता है, लेकिन इरप्शन के बाद में फिर से क्या हो जाता है, फिर से शांत हो जाता है, यानी कि कोई इरप्शन नहीं होता है। और उसके बाद में फिर से क्या हो जाता है इसमें, इरप्शन। तो इसमें एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है कि इरप्शन हो भी जाता है और नहीं भी होता है। तो जैसे मान लीजिए अभी इसमें इरप्शन हुआ, लगातार 2 साल तक इसमें इरप्शन चला, हो सकता है कि बीच में फिर जो है इसमें 100 साल तक इरप्शन ना हुआ हो। लेकिन अगर 100 सालों तक इरप्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि ये खत्म हो चुका है। हो सकता है कि इसमें फिर 200 साल के बाद में फिर से क्या हो जाए, कंटिन्यू इरप्शन हो जाए। ऐसे को हम डोरमेंट बोलते हैं। एक होते हैं एक्सटिंक्ट। और एक्सटिंक्ट का मतलब है कि ऐसे यानी कि निष्क्रिय ज्वालामुखी कि जिनमें कोई भी इरप्शन नहीं हो पा रहा है, एक लंबे टाइम से कोई भी उद्गार ना हुआ हो, उसको हम निष्क्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। फिर ये दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं कि ज्वालामुखी सक्रिय कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया कि 500 से ज़्यादा है और इनमें कंटिन्यूस क्या रहता है, इरप्शन रहता है। कुछ इनके उदाहरण देख लेते हैं हम, जिनको बाद में उदाहरण को हम वर्ल्ड के मैप में जो है समझने का प्रयास किया करेंगे। और मैं आप लोगों को ये रिकमेंड भी करूँगा कि आप लोग मैप का स्क्रीनशॉट जरूर लें, ताकि वो आपको याद रहे हमेशा, या आप साथ साथ में उसको नोट डाउन भी अगर कर सकते हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना बाद में जो मैं मैप बनाऊँगा यहाँ पर उसका,
फिलहाल मैं छोटा सा आपको कुछ उदाहरण बता देता हूँ। जैसे कि एक पर्वत है माउंट एटना, माउंट एटना है, एक है स्ट्रोम्बोली। और स्ट्रोम्बोली के लिए मैंने आपको पहले से ही बताया था, स्ट्रोम्बोली ऐसा लिखा जाएगा भाई, चलो जैसे भी लिखा जाएगा आपको ध्यान रखना है बस। एटना है, स्ट्रोम्बोली है, और लास्ट में एक है विसुवियस, विसुवियस। तो ये 3 पर्वत ऐसे हैं कि जो कहाँ पर पड़ रहे हैं, इटली में हैं। तीनों तीनों कहाँ पर पड़ रहे हैं, इटली में है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं जो एक्टिव इनएक्टिव वोल्केनोज़ की जो बात कर रहा हूँ, इनमें ज़्यादातर जो वोल्केनोज़ आएंगे वो सभी के सभी कैसे होंगे, जहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, सेंट्रल एक्सप्लोजिव इरप्शन का, यानी कि केंद्रीय विस्फोटक प्रक्रिया जिन पर्वतों में हो रही उन्हीं के यहाँ पर हम जो चर्चा करेंगे। तो 3 ऐसे प्रमुख जो पर्वत है कि जो कहाँ पर पड़ रहे हैं, इटली में पड़ रहे हैं। इसके अलावा जैसे एक था मोवाना लोवा, एक है मोवाना किया। ये 2 प्रमुख पर्वत है जो पड़ते हैं कहाँ पर, हवाई में। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया हुआ था अभी हवाई के बारे में। हवाई एक द्वीप है जिस पर किसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, यूएसए का। तो एक यूएसए का ही पार्ट है हवाई, वहाँ पर 2 प्रमुख जो है पर्वत भी है। मोवाना लोवा एक बहुत बढ़िया एनिमेटेड मूवी भी बनी हुई है, अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हैं, एक अच्छी एनिमेटेड फिल्म भी है ये। तो ये दोनों दोनों कहाँ पर पड़ते हैं, दोनों पड़ रहे हैं हवाई में। अब इसके अलावा अगर बात करते हैं हम, एक देश है जैसे कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी कहाँ पर पड़ता है, ये इक्वाडोर में पड़ता है, इक्वाडोर में पड़ रहा है। तो ये एक प्रमुख जो है यहाँ का साउथ अमेरिका का क्या है, प्रमुख ज्वालामुखी है। अच्छा, इस ज्वालामुखी की एक खास बात और भी है कि पहली बात तो ये एक्टिव है, दूसरी बात ये क्या है कि ये हाईएस्ट वोल्केनो है। हाईएस्ट वोल्केनो का मतलब है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित, यानी कि हाईएस्ट सिचुएटेड वोल्केनो उसको कहेंगे हम, सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। देखिए 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक पर्वत ऐसा है, मान लीजिए कोई पर्वत है ऐसा, ये एक पर्वत है इस टाइप का, एक ज्वालामुखी यहाँ पर है, ज्वालामुखी पर्वत, एक ज्वालामुखी पर्वत यहाँ पर है। दोनों को ध्यान रखना है कि एक जो है वोल्केनिक माउंटेन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब अगर हम सिर्फ माउंटेन को, यानी कि इस कोन को देखें, इस शंकु को, तो शंकु की ऊंचाई तो ज़्यादा किसकी है, इसकी है ऊंचाई ज़्यादा। लेकिन सबसे ऊंचाई पर स्थित की अगर बात की जाए तो इसकी ऊंचाई ये कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। ये कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा है इस वाले की कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ कोन की, सिर्फ शंकु की, ज्वालामुखी के, तो उसकी ऊंचाई कहाँ पर है, वो यहाँ पर ज़्यादा है। अब दोनों को एक बात आप यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि कोटोपैक्सी सबसे ऊंचाई पर स्थित है। स्थित क्यों है, क्योंकि कहाँ पर पड़ता है, ये एंडीज पर पड़ता है, एंडीज पर्वतमाला पर पड़ता है। एंडिस माउंटेन जो रेंज है, माउंटेन रेंज, उस पर पड़ता है। इन बातों को ध्यान रखना है। लेकिन अगर बात करें हम विसुवियस की, जैसे विसुवियस है इटली का, तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा, दुनिया में सबसे ऊंचा शंकु माना जाता है कौन सा, विसुवियस। तो जो विसुवियस है ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है कहाँ पर, इटली में। तो ये दोनों बातें आपको बेसिक सा डिफरेंस याद रहना चाहिए। एक प्रमुख ज्वालामुखी है माउंट मैककिनले, माउंट मैककिनले। माउंट मैककिनले जो है, इसकी कुछ खास बातें हैं। ये भी एक एक्टिव वोल्केनो। पहली बात तो ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है अलास्का के रीजन में, और अलास्का पर किसका कंट्रोल है, यूएसए का। तो ये भी अमेरिका का ही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। इसका जो निक नेम है वो क्या है, वैली ऑफ 1000 स्मोक्स। ये कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं हम हजार धुआरों की घाटी। तो ये 1000 धुआरों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये एक पर्वत है, यहाँ पर कोई पर्वत है इस टाइप से ज्वालामुखी का, अलास्का में पड़ रहा है, और इधर है ये समुद्र, यहाँ पर ये समुद्र है। तो इसका जो लावा होता है, ये लावा निकल करके कहाँ पर गिरता रहता है, लगातार समुद्र में गिरता रहता है। पानी के साथ में जैसे ही वो गिरेगा वहाँ पर, तो पानी के साथ में उसका रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। उस रिएक्शन की वजह से यहाँ पर बहुत सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पानी वेपोराइज कर जाएगा। वेपोराइज करने की वजह से यहाँ पर क्या बन जाता है, स्मोक बन जाते हैं, स्मोक। तो ये स्मोक बनता रहता है यहाँ पर। साथ साथ में कुछ वैलीज हैं, यहाँ पर छोटी छोटी घाटियाँ हैं जहाँ पर नदियाँ या बर्फ़ होती है, या उसको आइस कवर कह सकते हैं। जब ये आइस के ऊपर जाता है, आइस के ऊपर गिरता है, तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी वाटर वेपर्स बनते रहते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हजारों धुआरों की घाटी भी बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पर्वत है। माउंट मैककिनले की दूसरी खास बात ये भी है कि इसको हम यूएसए की हाईएस्ट पीक भी कहते हैं। यूएसए का क्या है, ये हाईएस्ट पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है अमेरिका का। ऐसा ही एक बड़ा प्रमुख है जिसको हम बोलते हैं ओजोस डेल सेलेडो। ओजोस डेल सेलेडो पड़ता है कहाँ पर, अर्जेंटीना और चिली जो देश है साउथ अमेरिका के, इन दोनों देशों में पड़ता है ये, इनके बॉर्डर पर पड़ता है।
और ओजोस डेल सेलेडो भी काफ़ी बड़ा पर्वत है जो दोनों दोनों के बॉर्डर पर पड़ रहा है यहाँ पर अर्जेंटीना और चिली के। तो इस बात को भी ध्यान रखना। अच्छा, चिली की खास बात एक और भी है कि यहाँ पर एक डेजर्ट पड़ता है जिसका नाम है अटाकामा। अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा मरुस्थल है यहाँ पर। ये दुनिया का सबसे एरिडेस्ट है। एरिडेस्ट का मतलब है कि सबसे शुष्क ज्वालामुखी मरुस्थल है। एरिडेस्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ की जो वायु है उस वायु में मॉइस्चर बहुत ही कम है, सबसे कम मॉइस्चर है, इसलिए वहाँ पर बोलते हैं ना सूखी धूप। वायु कैसी, बिल्कुल शुष्क है वहाँ की, इसलिए इसको हम एरिडेस्ट डेजर्ट कहते हैं। तो ओजोस डेल सेलेडो कहाँ पर पड़ता है, ये यहाँ पर पड़ता है। दूसरा कुछ पर्वत है मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे माउंट ताल है, माउंट ताल है, माउंट मेयोन है और एक है पिनाटुबो। ये तीनों के तीनों प्रमुख पर्वत है कहाँ के, फिलीपींस देश के। तो फिलीपींस देश के प्रमुख पर्वत है, 3 वोल्केनिक पर्वत है जो सक्रिय हैं तीनों तीनों। माउंट ताल, सबके सामने माउंट लगा सकते हो आप, माउंट ताल, माउंट मेयोन, माउंट पिनाटुबो, ये तीनों के तीनों पड़ते हैं कहाँ पर, फिलीपींस में पड़ते हैं। बात करें अगर नेक्स्ट वाला डोरमेंट की, तो डोरमेंट यानी कि जो सुषुप्त ज्वालामुखी होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, सुषुप्त ज्वालामुखी होते हैं। सुषुप्त क्यों कहा गया इनको, क्योंकि काम हो जाते हैं, काम मतलब शांत हो जाते हैं, किसके बाद में, इरप्शन के बाद में। मान लो इसमें इरप्शन हुआ, उद्गार हुआ, और उद्गार कुछ टाइम तक चला, लेकिन फिर लंबे टाइम तक क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, फिर से वापस से उद्गार होगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलता है सुषुप्त वाले ज्वालामुखी में। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे एक माउंट विसुवियस है। विसुवियस आपको पता है कि देखो, माउंट आप सबके सामने खुद से लगा लेना। माउंट विसुवियस जो पर्वत है कहाँ पर पड़ रहा है, ये इटली में पड़ता है, इसके बारे में आपको पता भी है। ये कहाँ पर पड़ता है, इटली में पड़ता है। अच्छा, अंडमान निकोबार में, या हम बोल सकते हैं बे ऑफ बंगाल में, मैं इसको कहीं पर नोट में लिख लेना आप साइड में अलग से, ये इसको नोट में लिखना है आपको, इसको इसके साथ में नहीं लिखना है। नोट में 2 के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। एक तो है बैरन आइलैंड, ये बैरन द्वीप बोल सकते हैं इसको, बैरन आइलैंड। एक है नारकोंडम, नारकोंडम। अब जो नारकोंडम है और बैरन आइलैंड है, दोनों के दोनों क्या है, ज्वालामुखी है। अब ज्वालामुखी की खास बात क्या है कि ये हो चुका है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब है कि ये बिल्कुल निष्क्रिय है, ये एक्टिव है ही नहीं बिल्कुल भी। ज्वालामुखी का क्षेत्र तो है, लेकिन इसमें कभी करोड़ों साल पहले क्या हुआ होगा, इसमें इरप्शन हुआ होगा लाखों साल पहले, फिलहाल इसमें नहीं हुआ है। नारकोंडम एक ऐसा है कि जिसको हम कैटेगरी में रखते हैं डोरमेंट की। ये पेपर में आया क्वेश्चन है, डोरमेंट मतलब सुसुप्त। इसमें भले ही इसमें लाखों साल से क्या नहीं हुआ है, इसमें कोई भी इरप्शन नहीं हुआ है, हज़ारों सालों से कोई इरप्शन नहीं हुआ, लेकिन इसमें इरप्शन यानी कि उद्गार कभी भी हो सकता है। दोनों के दोनों कहाँ पर पड़ रहे हैं, अंडमान निकोबार के एरिया में पड़ रहे हैं, या सिंपल से आपको समझना बे ऑफ बंगाल में पड़ रहे हैं, दोनों दोनों बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं दोनों के दोनों ज्वालामुखी। इसके अलावा जैसे आपने सुना होगा फ्यूजियामा का नाम, फ्यूजियामा नाम से आपको पता चल रहा है कि कहाँ का होगा, जापान का है। तो फ्यूजियामा भी कैसा है, एक डोरमेंट टाइप का ज्वालामुखी है। और इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था क्राकाताओ, क्राकाताओ भी एक इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी है। और ये जो ज्वालामुखी ये भी कैसा है, डोरमेंट है, और पड़ता कहाँ पर है, ये इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में पड़ता है ये वाला ज्वालामुखी। लास्ट में है जो वो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, यानी कि निष्क्रिय है, जिसको हम इनएक्टिव भी कह सकते हैं। इनएक्टिव वोल्केनो हो, ये डिफ्यूज़ हो चुका है जो, अब इसमें कोई भी क्या नहीं हो रहा, इसमें इरप्शन नहीं हो रहा है। इसको बोल सकते हैं कि नो इरप्शन, इसमें कोई भी उद्गार नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे मैंने आगे मैप में डिस्कस करूँगा इनके बारे में भी। जैसे कोह सुल्तान है, काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसे ही एक है देमबंद, देमबंद। ये दोनों के दोनों जो है आपको नाम से इंडिकेट हो रहा है कि किसी न किसी इस्लामिक कंट्री में जो है ये मौजूद होंगे, और वो इस्लामिक कंट्री कौन सी है, ईरान। तो ईरान में दोनों जो ये स्थित है, लेकिन इनकी खास बात क्या है कि इनमें लाखों साल से क्या नहीं हुआ, इरप्शन नहीं हुआ है। तो ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आएंगे। ऐसे एक पड़ता है माउंट कोपा, सबके सामने आप माउंट जरूर लगा लेना यहाँ पर। माउंट कोपा जो ज्वालामुखी है ये भी इनएक्टिव है, लेकिन ये पड़ता कहाँ पर है, म्यांमार में पड़ता है। ये म्यांमार में पड़ता है, म्यांमार यानी कि जिसका पुराना नाम क्या था, बर्मा। ये कभी इंडिया का हिस्सा था। इसमें जो एक क्षेत्र था लोअर बर्मा जो है भारत से 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके माध्यम से अलग कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, इसलिए म्यांमार अब भारत का हिस्सा नहीं है। तो म्यांमार में पड़ता है। एक काफ़ी प्रसिद्ध है जिसको हम कहते हैं एकोंगकागुआ, माउंट एकांकागुआ, इसके लिए हिंदी में शब्द ऐसा भी है, एकांकागुआ। तो माउंट एकांकागुआ भी कैसा हो गया है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये फिनिश हो चुका है। लेकिन जो ये माउंट एकांकागुआ है ये पड़ता कहाँ पर है, ये देश है चिली, और चिली कहाँ पर पड़ता है, साउथ अमेरिका में पड़ता है। तो आपको ये भी बातें इसके साथ साथ में ध्यान रखते हुए चलनी है। इसके अलावा कुछ और उदाहरण इसके हो सकते हैं कि जैसे मैंने एक डिस्कस किया था देश का नाम, इसका नाम था इक्वाडोर, उसमें है चिम्बाराजो,
चिम्बारेजो एक प्रसिद्ध जो है ज्वालामुखी है, चिम्बारेजो। देखिए भाई, एक बात वो भी ध्यान रखनी है आपको कि मैं अंग्रेजी में भले लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को हिंदी में भी मैं बोलता रहता हूँ चिम्बारेजो। तो आप लोग हिंदी में भी साथ साथ में नोट करते हुए इसको चला कीजिए। चिम्बारेजो जो ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी इनएक्टिव हो चुका है और ये पड़ता है इक्वाडोर में, इक्वाडोर। और इक्वाडोर भी किसका देश है? साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। इसके अलावा मैंने अभी डिस्कस भी किया था आपके सामने, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट तंजानिया, सॉरी माउंट किलीमंजारो, किलीमंजारो। किलीमंजारो भी एक ऐसा ज्वालामुखी है, ये भी विलुप्त हो चुका है, सॉरी एक्सटिंक्ट हो चुका है, निष्क्रिय हो चुका है। तो किलीमंजारो कहाँ पर पड़ता है? ये तंजानिया में पड़ता है। और तंजानिया कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? अफ्रीका का है। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें सभी के सभी समझ में आई होंगी। कुछ मैंने यहाँ पर उदाहरणों को सिर्फ यहाँ पर इंडिकेट किया है। ज़्यादातर जो माउंटेन्स होंगे, अब इसके अलावा भी कुछ और जो एक दो याद आएंगे, उसको मैं वर्ल्ड के मैप पे डिस्ट्रीब्यूट करके आपको बताऊंगा। और वर्ल्ड के मैप से आप पूरा पूरा आइडिया लगा लोगे कि कौन सा जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर पड़ रहा है, जब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन को। दोस्तों, ये वर्ल्ड का एक छोटा सा मैप है और इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है। अब ये जो मैप है ये बनाया मैंने किसके लिए? इसको हम कह सकते हैं, इसका हेडिंग जो होगा वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज। देखिए ऊपर अगर लाइट पड़ रही होगी तो आप प्रयास करना कि आप शब्दों पर ध्यान दें। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखियों का वैश्विक वितरण, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। देखो आप सभी जानते हो कि ये कौन सा महाद्वीप है? यहाँ पर ये यूरेशिया है, यूरेशिया महाद्वीप है, यानी कि यूरोप और एशिया की एक ये प्लेट है पूरी पूरी। यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका है। ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है ये, और ये साउथ अमेरिका है। नीचे वाला जो क्षेत्र है वो अंटार्कटिका का क्षेत्र है, उसको हम बाद में देखेंगे। अब इस मैप में आपको जो बातें ध्यान देने की वो क्या है कि तीन जगह हम इम्पोर्टेंटली तीन बेल्ट को जो है कंसिडर करते हैं जब हम डिस्कस करेंगे किसकी? वोल्केनोज की। देखो जो ये यहाँ पर रीजन पड़ता है इसको हम बोलते हैं पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर आपने मैप में देखा होगा, इसको क्या बोलते हैं? अटलांटिक ओशन यानी कि अटलांटिक महासागर। अब यहाँ पर हमने तीन जो इम्पोर्टेंट बेल्ट्स के रूप में इसको डिवाइड किया है। ये जो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, इस ये चारों ओर घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? महाद्वीपों से घिरा हुआ है। ये किससे घिरा हुआ है? महाद्वीपों से घिरा हुआ है। अब ये महाद्वीपों से घिरा हुआ तो उसको हम बोल लेते हैं कि परी का मतलब चारों ओर, प्रशांत और मेखला, यानी कि परी प्रशांत मेखला इसको कहते हैं। इसके लिए हिंदी में शब्द हो, अंग्रेजी में शब्द होगा सर्कम पैसिफिक बेल्ट, इसको कह देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? सर्कम पैसिफिक बेल्ट। सर्कम पैसिफिक बेल्ट परिप्रशांत मेखला, जिसका मतलब है प्रशांत महासागर के चारों ओर का हिस्सा। यहाँ पर ये अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर फिर से यूरोप शुरू हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब अपरा जो ये है अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन का बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ पर बिल्कुल मिड पार्ट में इसके, यहाँ पर आपको पता है कि फोल्डिंग का प्रोसेस हो रहा है, जिसमें प्लेट में डाइवर्जेंट मूवमेंट है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो इस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं मिड अटलांटिक बेल्ट या मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी भी इसको कहा जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट क्षेत्र हो गया वो कौन सा है? वो मिड अटलांटिक बेल्ट है यहाँ पर। तीसरा जो क्षेत्र है आपको पता है कि ये जो अफ्रीका की प्लेट है इसकी टक्कर इधर को हो रही है, और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसकी टक्कर ऊपर की ओर हो रही है। तो इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर एटलस का निर्माण हुआ है। यहाँ पर जो है कुछ माउंटेन्स भी है, जैसे मैंने बताया था माउंट केनिया है। माउंट केनिया भी क्या है? ज्वालामुखी है, लेकिन वो भी क्या हो चुका है? वो भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसके ठीक नीचे पे माउंट जो तंजानिया देश है वहाँ पर माउंट किलीमंजारो भी है। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर कौन सा है? विसुवियस है। यहाँ पर सिसिली द्वीप में कौन सा है? स्ट्रोम्बोली है। एटना भी यहीं पर पड़ता है। वोल्केनियन जो आइलैंड है वो भी यहीं पर पड़ता है, इटली के क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो ये क्षेत्र है ये कहाँ पर हो रहा है कि आप देखोगे किसी भी महाद्वीप के बीचों बीच में जो ये इरप्शन चल रही है, यहाँ पर भी जो इरप्शन चल रही है महाद्वीप यूरोप में, यहाँ पर अफ्रीका में भी। तो इस क्षेत्र को ये इंडिया तक फैला हुआ है, क्योंकि इंडिया की भी आप प्लेट टेक्टोनिज्म की जब थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पता है कि इंडिया की जो प्लेट है वो भी स्ट्राइक किया है किसके साथ में? यूरेशिया के। और यूरेशियन प्लेट के नीचे उसका सबडक्शन हो रहा है, यानी कि क्षेपण भी हो रहा है। आप प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी को जरूर देखने के बाद तो फिर क्या होगा कि इस वाले पूरे पूरे रीजन को हम बोलते हैं किस नाम से? तीसरा नाम जो है इसका बोलते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, इसको कहते हैं, या मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी इसके लिए यूज करते हैं सब। तो ये तीन प्रमुख बेल्ट ऐसे हैं वर्ल्ड में कि जहाँ पर सभी के सभी ज्वालामुखी क्या है? डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ये दोस्तों इस प्रकार हमने वर्ल्ड के मैप में देखा है कि तीन बेल्ट है प्रमुख जहाँ पर ज्वालामुखियों का वितरण किया गया है।
इन 3 बेल्ट में जो सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी आते हैं वो कहाँ पर आते हैं, इसको इसी सीक्वेंस में आपको नोट करना है कि अगर हम बात करें वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की, वोल्केनिक एक्टिविटीज़, इसके लिए इसको हम कहते हैं, अगर हम बात करते हैं कि ज्वालामुखी की घटनाएं ज़्यादा कहाँ पर हो रही है, तो सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर घटते हैं, प्रशांत मेखला, यानी कि प्रशांत महासागर के चारों ओर का हिस्सा है। अब इसमें जैसे हमने अभी मैप में भी पढ़ा है, एक बार फिर से नोट करवा देता हूँ आपको कि नॉर्थ अमेरिका इसी में आता है, इसी प्रशांत की जो ये प्रशांत मेखला है, सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, इसमें नॉर्थ अमेरिका भी है, इसमें साउथ अमेरिका भी है, इसमें पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन भी है, प्रशांत महासागर का हिस्सा भी इसी में ही है। और जितने भी आइलैंड्स हैं जैसे कि जापान हुए, फिलीपींस हुआ, क्यूरिल हुआ, पोलिनेशिया हुआ, ओशिनिया हुआ, सभी के सभी जितने भी आइलैंड से द्वीप हैं वो भी कहाँ पर पड़ते हैं, पैसिफिक ओशन में पड़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूरा पूरा यूरेशिया भी है। यूरेशिया जो महाद्वीप है आपको पता है कि वो भी पूरा पूरा इसी में ही है, यूरोप और एशिया का हिस्सा, जिसमें इंडोनेशिया से लेकर के इंडिया से लेकर के सभी के सभी जो कमचटका पेनिनसुला है जो रशिया में पड़ता है, साइबेरिया के रीजन में, वो सभी के सभी इस वाले क्षेत्र में आते हैं। मिड अटलांटिक का आपको पता है कि आइसलैंड से शुरू होती है और स्कोटिया आइलैंड तक जो है, स्कोटिया आइलैंड तक जाती है। इसके बीच में बहुत सारे जो आते हैं, जैसे एक है ट्रिस्टन डी कुन्हा, बहुत प्रसिद्ध वोल्केनिक माउंटेन है एक छोटा सा, और ये कहाँ पर है, ये भी मध्य अटलांटिक महासागर में है। ऐसे मिड कॉन्टिनेंट है, मिड कॉन्टिनेंट में आपको पता है कि पूरा अफ्रीका आता है, पूरा का पूरा यूरोप, या इसको हम यूरेशिया ही कह सकते हैं कि ये यूरेशियन क्षेत्र में होता है। ये वाली जो बेल्ट है कहाँ पर पाई जाती है, अफ्रीका और यूरेशियन के क्षेत्र में पाई जाती है। अब हम लास्ट में इसको समझेंगे कि इसमें वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक वर्ल्ड का मैप बनाएंगे पूरा पूरा, और उम्मीद है कि आपको मैप बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ पाएगा। प्रिय दोस्तों, अब हम देखते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज, यानी कि ज्वालामुखी का विश्व में वितरण कैसे कैसे है। अभी हमने लास्ट में पढ़ा है कि कैसे कैसे सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट है, और साथ में मिड अटलांटिक यहाँ पर ये बेल्ट है। तो ये 3 पर्टिकुलर रीजन से जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वोल्केनोज पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। अब हम एक छोटा सा जनरल सा आंकड़ा लेते हैं। ये आंकड़ा जो है यहाँ पर हम इस डेटा को सिर्फ और सिर्फ इसलिए जो है इंक्लूड कर रहे हैं कि ताकि कोई अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चन के साथ में डील कर सको आराम से उसको। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको कि जब हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने देखा था कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पर ये अंटार्कटिका है, यहाँ पर ये अफ्रीका है, यहाँ पर ये यूरेशिया है, पूरा पूरा ऊपर वाला यूरेशिया का हिस्सा है, और इधर वाला ये ऊपर वाला यूरोप का हिस्सा है ये वाला, और ये एशिया का हिस्सा है, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। तो ये बहुत सारे जो है ये महाद्वीप है सभी के सभी। ये ग्रीनलैंड भी है यहाँ पर, जो कि एक द्वीप है। ये सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर इसलिए इंडिकेट किया है कि ताकि वर्ल्ड का मैप जो है एक सुसंगत रूप से बन सके। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे माउंट मैकिनले है, माउंट जो काटमाई है, माउंट मैकिनले और माउंट काटमाई दोनों के दोनों ज्वालामुखी पर्वत है, दोनों के दोनों पड़ रहे हैं अलास्का वाले रीजन में। ये अलास्का का क्षेत्र है यहाँ पर, और अलास्का का क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। फिर आप यहाँ पर देखोगे रेनियर है सेंट हेलेंस है, और ये दोनों के दोनों है जो रेनियर और सेंट हेलेंस दोनों कहाँ पर पड़ रहे हैं, कनाडा में पड़ रहे हैं। फिर जो यूएसए का है शास्ता, ये शास्ता लगभग बॉर्डर के आसपास में पड़ता है कनाडा की और यूएसए की। आपको ये भी पता होगा कि यहाँ से लगभग 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पास कर रहा है यहाँ से, तो ये बिल्कुल बॉर्डर के आसपास में पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे लेक्स भी ऐसी पड़ती हैं अमेरिका के इस रीजन में, जो जैसे आपको पता है कि स्लेव लेक है, जो ग्रेट लेक्स जितने भी यहाँ पर लेक सुपीरियर से लेकर के लेक ह्यूरोन, लेक इरी, सब के सब इसी जोन में पड़ते हैं, यहाँ पर इसी बॉर्डर एरिया में पड़ती हैं। जैसे आपने यहाँ पर सुना होगा जो सेंट लॉरेंस जो नदी है तो वो भी यहीं पर गिर रही होती है। तो ये जो रीजन है ये वाला कनाडा और यूएसए के बीच का रीजन है। फिर मैक्सिको में प्रसिद्ध है जिसको बोलते हैं हम एल शिकोन, इसको बोलते हैं एल शिकोन, एल चिचोन नहीं, एल शिकोन बोलते हैं इसको। और मैक्सिको का ही दूसरा यहाँ पर है जिसका नाम है पोपोकेट पेटी, पोपोकेट पेटी, तो ये भी यहाँ पर पड़ता है। ये 3 प्रमुख जो है, 3 प्रमुख ज्वालामुखी है, मोवाना लोवा, मोवाना किया, और यहाँ पर है किला यूए, किला यूए बोलते हैं इसको, किला यूए। तो ये 3 पर्टिकुलर जो ज्वालामुखी छोटे छोटे द्वीप हैं इनको हम बोलते हैं हवाई आइलैंड्स। इनको हम जो है सभी को एक साथ में कहेंगे हवाईयन आइलैंड्स। और आपको पता है कि जो हवाई द्वीप है इन पर जो है किसका कंट्रोल है, यूएसए का है यहाँ पर। फिर आप यहाँ पर पेरू में देखोगे, इसका नाम है नेवेडो डेल रुइज, नेवेडो डेल रुइज। फिर कोटोपेक्सिस के बारे में आप जानते होंगे, कोटोपेक्सिस सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो है।
ये इक्वाडोर में पड़ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर आप एल मिस्टी दिखोगे, फिर एकांकागुआ है, ओजोस डेल सेलेडो जो चिली के आसपास में पड़ रहा है यहाँ पर। तो ये सभी के सभी यहाँ के हुए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जैसे माउंट लाकी है, माउंट हेक्ला है, यहाँ पर ये तीसरा है माउंट सूटसी, इसको बोलते हैं सूटसी। ये 3 जो माउंटेन्स हैं ये सभी के सभी आइसलैंड में पड़ते हैं। यहाँ पर तीनों वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो है ये बने हैं। आपको पता है कि जो हमने पहले भी अपनी क्लास में पढ़ा था यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिज्म की में, कि आपको पता है कि यहाँ पर स्कॉटी आइलैंड है ये, और आइसलैंड से लेकर के स्कॉटी आइलैंड तक का जो पूरा यहाँ पर ये रिज का फॉर्मेशन हुआ है, इसको हम बोलते हैं एस शेप्ड रिज या एस आकार का कटक कहते हैं। और इस एस आकार के कटक में फोल्डिंग का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लेट में डाइवर्जेंस मूवमेंट है। हम पहले प्लेट टेक्टोनिज्म में इन चीज़ों को समझ भी चुके हैं, तो आप एक बार उस थ्योरी को जरूर देखना इसको समझने से पहले। तो इसीलिए यहाँ पर फिशर टाइप की वोल्केनिक इरप्शन होती है। अब आगे इसमें अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर माउंट केनिया, ये जो केनिया देश है अफ्रीका का, उसी में माउंट केनिया है जो कि ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट किलिमंजारो है जो तंजानिया में पड़ता है। माउंट किलिमंजारो क्या है कि ये हाईएस्ट पीक है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। ऐसे ही यहाँ पर इटली का जैसे स्ट्रोम्बोली को हम बोलते हैं कि जो लाइट हाउस है मेडिटेरेनियन सी का, वो मध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। माउंट एटना है, माउंट थीरा है, सभी के सभी इटली में पड़ते हैं। यहाँ पर जैसे देवबंद और कोह सुल्तान है, ईरान में है पड़ते हैं। ये दोनों माउंटेन्स जो है ईरान वाले, देवबंद और कोह सुल्तान, दोनों के दोनों एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि निष्क्रिय है दोनों। फिर आप अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर ट्रिस्टन डी कुन्हा, इसको ट्रिस्टन डी कुन्हा बोलते हैं, डा कुन्हा नहीं, डी कुन्हा, ट्रिस्टन डी कुन्हा। तो ये भी कहाँ पर पड़ रहा है? मिड अटलांटिक रीजन में पड़ रहा है यहाँ पर। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं, आपको पता है यहाँ जो बंगाल की खाड़ी है, ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर बैरन और नारकोंडम नाम के 2 ज्वालामुखी पर्वत जो है मिलते हैं, लेकिन दोनों एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, दोनों ही क्या है, निष्क्रिय है वो। ऐसे आप यहाँ पर क्यूरिल आइलैंड को देखोगे जापान के आसपास, ये पैसिफिक सी आ गया पूरा। और यहाँ पर ये फ्यूजियामा है जापान का। तो फ्यूजियामा का भी आपको पता है कि ये एक प्रकार का कैसा ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा जो है ये डोरमेंट टाइप का है। डोरमेंट मतलब कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जिसमें एक लंबे टाइम से इरप्शन नहीं हुआ हो, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि इसमें कब इरप्शन हो जाए। ऐसे माउंट फ्यूजी है, यहाँ पर फ्यूजी एक आइलैंड है अपने आप में। और ऐसे ही पिनाटुबा और मेयोन दोनों फिलीपींस के बहुत इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है। ऐसे क्राकाताओ है इंडोनेशिया का, आपको इनके बारे में पता होगा कि क्राकाताओ भी किस टाइप का है, ये भी डोरमेंट टाइप का है, कभी कभी फटता है, लेकिन जब भी इसमें इरप्शन होता है बहुत डिस्ट्रक्शन पैदा करता है। ऐसे ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टोम्बारा भी एक अलग से ही जो है यहाँ पर ओशिनिया और पोलिनेशिया के जो द्वीप से आइलैंड से द्वीप है बहुत सारे, तो वहाँ पर ये वाला ज्वालामुखी है। ऐसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रुआ पिहू, तो रुआ पिहू भी यहीं पर पड़ रहा है पैसिफिक ओशन में। तो ये जितने भी ज्वालामुखी है सभी के सभी बड़े इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड में, इस प्रकार से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उम्मीद है दोस्तों कक्षा अच्छे से समझ में आई होगी। नमस्कार दोस्तों। सभी वीडियोस के लिए कृपया चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।